देखिए, खास तौर से ये जो एग्जिट पोल है, ये कुछ ऐसे लोगों ने किया है जो अपनी कला में बिल्कुल माहिर हैं। आईआईटी के ये लोग हैं और इन्होंने जो आईआईटी से समझा, जो सीखा, वो इस एआई जो पोल है उसमें डाला है। दिल्ली आज एक बार फिर जो है अपनी नई सरकार का चुनाव कर चुकी है, वोट डल चुके हैं। 2025 में नई सरकार के लिए जिस तरह की वोटिंग दिल्ली वालों ने की है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि जागरूक मतदाता किस तरह अपने हितों के लिए अपने अधिकार और हक का इस्तेमाल करता है। दिल्ली का चुनाव पिछले 3 बार से लोगों के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह से 2015, 2020 में और 2013 भी, मैं कहूँगा कि 2013 में भी आम आदमी पार्टी जब उसका वो उभरी, उसके बाद से लगातार उन्होंने 2015, 2020 में बहुत ही ज़बरदस्त जीत का परचम लहराया। उसने 70-80 के दशक के चुनावों की याद दिला दी, जिसमें क्लीन स्वीप के आंकड़े कुछ इस तरह से आते थे। लेकिन अब 10 साल के बाद तस्वीरें बदली है, ऐसा कई चुनावी विश्लेषकों का मानना है। आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हुए 10 साल हो चुका है और 10 साल का समय बहुत होता है मुद्दों को हल करने के लिहाज से, सरकार की लोकप्रियता के लिहाज से। तो 2015 और 2020 के करिश्मे को दोहरा पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। XYZ चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी सत्ता में हो। यह बात लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने देखी है। बीजेपी की सीटें घटी, मोदी सरकार की सीटें घटी, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर 10 साल के लिए रहता है। विवेक, क्या सच में एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो होगा? हमने लोकसभा का चुनाव देखा, बीजेपी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी इतना असर नहीं कर पाया। फिर दिल्ली में जिस तरह से सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें पार्टी के बड़े नेताओं पर एक्शन हुए हैं, इसके साथ ही कई मुद्दों पर एलजी के साथ टकराव, महिला सम्मान का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो रही है, और दूसरे छोटे छोटे मुद्दे जिसमें सफाई, सड़कें, ट्रैफिक, ये सब शामिल हैं। उसने लोगों के जहन को साफ किया होगा कि आखिर उसे कैसे, जो पार्टी है उसकी सरकार चुनी है, कैसे लोगों को चुनना है जो कि उसके लिए बेहतर काम कर सके। और जनता के लिए पैमानों, चर्चाओं और कयासों के साथ मुद्दों को लेकर इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स ने एग्जिट पोल किया। यह एग्जिट पोल प्योर मैथमेटिक्स से बेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको पहले जानकारी दी। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बताऊं कि इसमें 100 मिलियन डेटा पॉइंट्स से जानकारी ली गई है, जो संख्या इतनी बड़ी है कि शायद इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आज हम एआई के दौर में हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यहां तक कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, डेटा को केंद्र में रखकर। और इसके जरिए हमने लोगों के रुझान, उनके पसंद, वोटिंग को लेकर एक आकलन किया है, एक लाइन खींचने की कोशिश की, एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर। आपने इस एग्जिट पोल के जरिए जो हम करने हैं, जो हमारा एग्जिट पोल है, उसको हम करने के जरिए का उसका मकसद जो है वो ये आपको बताना है कि क्या आप जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है वो आप बना पाएगी, क्या आप यानी आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी, या फिर बीजेपी के जो तरीके हैं, जिस तरह से वेल ऑयल मशीनरी के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ती है, क्या वो कामयाब होंगे? उसके आगे आप जो है आम आदमी पार्टी ढेर हो जाएगी। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि बीजेपी दिल्ली फतेह के जिस मिशन को लेकर चल रही थी, शासन व्यवस्था में बदलाव और आम आदमी पार्टी पर करप्शन के आरोपों को हथियार बनाकर गद्दी तक क्या वो पहुंच जाएगी, या फिर वापस विपक्ष में बीजेपी को दिल्ली में बैठना पड़ेगा। और एग्जिट पोल के जरिए हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 साल दिल्ली की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपने के बाद क्या अपने शून्य से निकलकर विराट अवतार में आ पाएगी, या फिर शून्य से निकलकर क्या कोई मूर्त रूप ले पाएगी, क्या कोई सीटें मिल पाएंगी या कांग्रेस पार्टी को, या फिर से एक बार शून्य में ही कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गुम हो जाएगी। इन सभी स्थिति समीकरण पर अगले 2 घंटे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। मेहमान होंगे हमारे साथ। यहां यह साफ करना जरूरी है कि यह महज रुझान है, आकलन है। नतीजे 8 तारीख को इंडिया डेली पर आपको सबसे तेज देखने को मिलेंगे और दिन भर काउंटिंग की महा कवरेज भी जारी रहेगी। तो 8 तारीख को सुबह 6 बजे से हमारे साथ आप जरूर जुड़ें और सबसे तेज नतीजे जरूर देखें। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत और अब डेटा आपके सामने और इसके साथ साथ कई अहम सवाल, और हां, आपके फेवरेट कैंडिडेट की सीट पर भी हम एग्जिट पोल लेकर आए। तो ये जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हमने बड़ी मशक्कत की है इसको जानने के लिए।
हमने ये भी ध्यान रखा है कि विभिन्न मुद्दे जो हैं, जो विभिन्न मुद्दे जिन पर चुनाव लड़ा गया है और विभिन्न मुद्दे जो बार बार अलग अलग समय पर सामने आए, उससे चुनाव किस तरह से बदला है। जो हमारे एनालिटिक्स करने वाले एएम एनालिटिक्स के यश अवस्थी हैं, वो हमारे साथ हैं। वो भी आपको ये बताएंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से ये सर्वे किया है, क्यों उनका ये जो सर्वे है, जो एग्जिट पोल है, वो बाकी भी किसी भी पोल से क्यों अलग है, कैसे अलग है, उन्होंने किस तरह से डेटा को इकट्ठा किया है, कैसे उन्होंने इस डेटा को क्रंच किया है और किस तरह से उस डेटा को एनालाइज किया, ये सब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको 2020 में क्या आंकड़े रहे और ये भी आपको बताएंगे 2020 में आम आदमी पार्टी किस तरह से उसने जीत की पटकथा लिखी थी और बीजेपी की जीत की ख्वाहिश को अपने पंजों में दबोच कर उसे सत्ता से दूर कर दिया। 70 सीटों के पूरी गणित आपके सामने रखे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने ये सर्वे किया, एग्जिट पोल किया है, उनके पास चलते हैं और पहले ये जानते हैं कि तरीका क्या, उसके बाद 2020 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल परफॉर्म कैसे किया जाता है, डेटा कैसे निकाले जाते हैं, तरीका क्या होता है। जब आप इसे आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझेंगे तो ये एग्जिट पोल भी आपके लिए समझना आसान होगा। यश अवस्थी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं एएम एनालिटिक्स के। यश, आपका स्वागत है। इसके अलावा अनंत, अमित, राहुल लाल, सौरभ दुबे हमारे साथ पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले यश, ये एग्जिट पोल आप करते कैसे हैं, तरीका क्या, कितने दिन से कर रहे हैं आप? आईआईटी आपने किया, उसके बाद क्या आपने ये इनोवेशन किया है? जी, तो हमारी कंपनी जो है एएम एनालिटिक्स इनलाइटनिंग द वर्ल्ड, ये कंपनी में हम लोग डेटा साइंस आधारित हमारी कंपनी है। जो डेटा साइंस क्या है, एक पद्धति है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से भविष्य को बताती है। अच्छा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात करते हैं, जिसको हम कृत्रिम बौद्धिक क्षमता कहते हैं, उसमें क्या होता है, आप भूतकाल के डेटा के आधार पर वर्तमान की परिस्थिति माप कर गणितीय इक्वेशंस बनाते हैं। गणितीय इक्वेशंस को इवैल्यूएट करने के पश्चात जो भी आंकड़े आते हैं, वो आंकड़े आपके भविष्य के निर्धारक मापक वेरिएबल्स, फैक्टर्स, पैरामीटर्स रहते हैं। और जब आप गणितीय इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो इंसानी क्षमता में गणितीय इक्वेशंस अगर हम इतनी बड़ी आबादी की सॉल्व करेंगे तो शायद हमें महीनों लग जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से हम लोग इसको ऑटोमेशन में करते हैं। एक शब्द होता है मशीन लर्निंग, कुछ लोग इसको जो कम जानते हैं, मशीन लर्निंग होता है मशीन को सिखाना। हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर रूपी मशीन को संपूर्ण रूप से विकसित कुछ इस रूप में किया है कि इसमें हजारों मॉडल्स हैं। ये विश्व की एकमात्र कंपनी है जो हजारों मॉडल्स के आधार पर कौन सा मॉडल किस क्षेत्र में, किस जगह, किस रूप में डेटा कलेक्ट करके, एवेल्युएट करके लोगों की भावनाओं को बता रहा है, उसके ग्राफ के आधार पे, उसके रिजल्ट्स के आधार पे हम लोगों ने दिल्ली का मापा है। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं आईआईटी मद्रास द्वारा सर्टिफाइड कैंडिडेट हूं और हमारी टीम के जो डिस्क्रीटली अगर मेंबर्स मैं बताऊं, हम हार्वर्ड से एजुकेटेड हैं, हम इसरो की आईआरएस संस्था द्वारा मल्टीपल टाइम सर्टिफाइड हैं ऑन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजिंग। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम घिरे ही हुए हैं। भले ही हम कितने भी रिमोट एरिया में चले जाएं, कितने भी ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, कहीं ना कहीं आंकड़ों के साथ हम खेलते हैं और उन्हीं आंकड़ों के खेल को भावनाओं में कितना रूपांतरित कर सकता है, वो सॉफ्टवेयर हमको बताता है। और उसी के माध्यम से आज हम इंडिया डेली लाइव के दर्शकों के समक्ष ये दिल्ली के 70 सीटों का रिजल्ट लाए हैं। यश से जब मैं बात कर रहा था, विवेक, जब ये आए थे ये सारा अपना डेटा कैसे वो प्रेजेंट करेंगे, तो मैंने उनसे एक बड़ी खास बात पूछी जिसका जवाब मुझे बड़ा अच्छी तरीके से यश ने दिया। मैंने पूछा कि देखिए, चुनाव जो होता है वो तो काडर नहीं जिताता है, वो तो फैन सिटर्स जिताते हैं। तो यश ने उसका जो जवाब दिया, मैं उनसे जानना चाहूँगा यश के, जब मैंने ये आपसे पूछा था तो आपने क्या जवाब दिया था? जी, तो जब हम लोग एवेल्युएट करते हैं, तो अगर सॉल्विंग की बात है, तो जब गणितीय इक्वेशंस बनती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, तो उनको इवैल्यूएशन में समय लगता है। मुझे अच्छे से याद है, जब मेरी सर से पहली मुलाकात हुई थी, उनको हमने बताया था कि अगर आपके पास 5 फैक्टर्स हैं, तो अगर आप 5 × 4 × 3 × 2 यानी आप 120 इक्वेशंस बनाते हैं। तो 120 इक्वेशंस बनाने का मतलब, अगर मैं 5 लोगों को लेता हूं या एक व्यक्ति की 5 विशेषताएं लेता हूं, तो हमको व्यक्तिगत रूप से 120 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब एक व्यक्ति में हजारों फैक्टर्स होते हैं। मेरी हाइट इतनी, मेरा वेट इतना, मैं पेट्रोल की कार यूज करता हूं, मैं सब्जी खरीदता हूं, मुझे ये पसंद, तो मेरे पास हजारों फैक्टर्स हैं एक व्यक्ति में। तो जब आप करोड़ों की आबादी का डेटा लेकर आप जब इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको पता चलता है ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनी, ये बिलियंस, शंख, क्विंटिलियंस, क्वाड्रिलियंस में गई।
इसके एवेल्युएशन में आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो वो हैंग हो जाएगा, चलेगा नहीं, और चलेगा तो 2-4 दिन लगेंगे। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में क्या विशेषता है, हम एकमात्र कंपनी है जो 2 डेटा पॉइंट्स पर भी काम कर लेते हैं, और एक नेचुरल नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो इनफाइनाइट डेटा पॉइंट, जिसको क्विंटिलियन, क्वाड्रिलियन या एक शंख पद्म जो हम लोग नील पद्म शंख बोलते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो जब इतनी इक्वेशंस बनती हैं, 5 में अगर 120 तो 10 में कितनी, तो फिर करोड़ में कितनी, इतने इक्वेशंस का एवेल्युएशन कुछ सेकंड्स में एआई के माध्यम से हो जाता है। एक छोटा सा सवाल आपसे लेंगे क्योंकि दर्शकों को अब डेटा का इंतजार है। आपने ऐसा बहुत एक्साइटेड कर दिया है, इसरो में भी गए, हार्वर्ड में भी गए, आपने आईआईटी मद्रास भी आप गए, वहां से भी आपने पढ़ाई की। आपने ये आपको पॉलिटिक्स में कैसे रुझान हो गया कि भाई पॉलिटिक्स का भी कुछ डेटा निकाल जाए? आप बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा निकाल सकते थे, आपने 2020 में यूपी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है और कर रहे हैं इस वक्त, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए हैं और दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने डेटा क्रंच किया। तो ये जो भविष्य है, आप किसी भी चीज का माप सकते हैं। तो चाहे इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में क्यों आया आपका? एक्चुअली जो हमारी कंपनी है वो समाज सेवा के पथ पर है। हम लोग रेवेन्यू को बाद में रख के समाज सेवा को सर्वप्रथम रखते हैं, उसी का कारण है आज स्टार्टअप हम लोगों ने इवेल्युएट किया। और इलेक्शन का अगर हम बताएंगे तो हमें लगता है हम जनसेवा किसी ना किसी रूप में लोगों का माप कर भारत देश को केंद्र बनाकर कार्य कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रुझान। ठीक है, चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 2020 का डेटा सामने रखते हैं। जल्दी से बिग स्क्रीन पर लेकर आइए। 2020 की तस्वीर क्या कहती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली का मैप, दिल्ली का डेटा, 70 सीटों का गणित 2020 का क्या कहता है ये आपके सामने है। 62 सीटें जो हैं वो एक तरफा आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और 8 सीटें जो हैं वो आम आदमी माफ कीजिएगा बीजेपी की तरफ गई। तो ये तस्वीर पूरी की पूरी ये दिल्ली की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नीले रंग में है। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने कमाल किया था, जबकि बीजेपी को 2015 के मुकाबले महज 5 सीटें मिली थी और कुल 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ये तस्वीर जो है वो 2020 की है। 2025 के आंकड़े क्या कहते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है, सवाल जो है वो भी हमने जनता एआई एग्जिट पोल के सामने रखे। कुछ सवालों का जवाब विवेक हमारे को मिला, बड़े इंटरेस्टिंग जो सवाल हैं, मेरे ख्याल से उससे शुरू करना चाहिए हमें कि क्या क्या सवाल हमने जो इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में पूछे, उसके क्या जवाब मिले। बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आपको सुनाई देंगे इसमें। पहला सवाल रखते हैं, क्या यमुना नदी में प्रदूषण चुनावी मुद्दा रहा है? क्योंकि हाल के समय में हमने देखा किसी ने जहर मिलाने की बात कही, किसी ने पॉल्यूशन की बात कही। तो यह पहला सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल पर हमने डाला, और क्या यमुना नदी में प्रदूषण चुनावी मुद्दा रहा है? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये लोगों के मन में ये सवाल था जी, बार बार बीजेपी जो है ये सवाल उठा रही थी कि यमुना जो है वो आम आदमी पार्टी साफ नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, तो यमुना का क्या हुआ? एक दूसरे को वहां पर डुबकी लगाने के चैलेंज दिए जा रहे थे। बिल्कुल। तो वो जो है क्या मुद्दा बन पाया, क्या नहीं मुद्दा बन पाया। रिजल्ट आपके स्क्रीन पर जल्दी से डालिए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, 46% हां, 44% नहीं, जबकि 10% जो है वो पता नहीं के कैटेगरी में, यानी कि एक चुनावी मुद्दा रहा है सर। बिल्कुल, और यमुना का पानी जो है वो चुनावी मुद्दा रहा है, जबकि मैं पर्सनली ये जानता हूं कि यमुना में कई सारे, लगभग 3 ऐसी योजनाएं बनाई गई जो कि अलग अलग पार्टियों के, कांग्रेस पार्टी के, बीजेपी के समय में और आम आदमी पार्टी के समय में चली हैं, लेकिन यमुना फिर भी साफ नहीं हो पाई। जी, गेस्ट का रुख करते हैं। सबसे पहले चलेंगे अनंत अमित जो कि बीजेपी से हमारे साथ, और सौरभ दुबे हमारे साथ है, सारिका चौधरी आम आदमी पार्टी से, अजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल लाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनंत अमित, ये एक मुद्दा बनता तो दिख रहा है, आंकड़े अभी आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे सवाल जो बहुत जरूरी हैं जिससे रिजल्ट का रुख भी साफ हो जाएगा, बहुत हद तक तस्वीर दिल्ली की क्लियर कर देंगे। इससे ये पता चलता है अनंत, इससे पता चलता है कि लोगों ने यमुना के मुद्दे पर वोट किया है। आपका निश्चित तौर पर राहुल जी, यमुना की सफाई के लिए भारत सरकार ने 8500 करोड़ रुपए वर्तमान अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व की सरकार को आपको दिया। दिल्ली की जनता यह जानना चाहती थी कि 8500 करोड़ रुपए जो कि राज्य का विषय था, यमुना सफाई का विषय, उसके बावजूद यमुना की सफाई नहीं, पर मैं आपको ये सही कर दूंगा आनंद जी, वो 8500 करोड़ रुपए पूरा खर्च नहीं हुआ, ऐसे मत कहिएगा कि 8500 रुपए दिए गए, वो खर्चे नहीं हुए। खर्चे होते तो सफाई हो जाती ना, उसमें भी घोटाले हो गए। पहली बात, जब यमुना का मूल मुद्दा तब आया विवेक जी, जब छठ पूजा की बर्तियों के लिए जब वहां पे यमुना के घाट पे लोग जाने लगे और सफेद झाग देखने लगे, तो पूरी देश की मीडिया ने पूरा अपना
जो है यमुना के ऊपर अपना जी। फोकस किया। और दिल्ली में बिहारियों के लिए, पूर्वियों के लिए आस्था का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये पहला ऐसा पूजा होता है छठ पूजा जिसमें उगते सूरज को भी और डूबते सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। तो ये आस्था का महापर्व जब नहीं कर पाए छठवर्तियां यमुना में, तो ये मुद्दा बना और वही मुद्दा चुनाव में भी रहा और पूर्वांचलियों की लगभग 27 जल्दी से सारिका जी का इस पर रिएक्शन लेते हैं। सारिका जी, यमुना एक मुद्दा रहा है, ये क्लियर हो गया। 46% ने हाँ में इस पर जवाब दिया है। सारिका जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यमुना कोई मुद्दा रहा है इस चुनाव का। ज्यादातर जो लोग होते हैं जो अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के, जो उनकी दिनचर्या की चीजें होती है, वो उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप देखो, बात करें कि जहाँ मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल जी ने 500 से अधिक दी, ये जमुना उसकी बात करते हैं, पूर्वांचली भाई बहनों की बात करते हैं, तो पूर्वांचली भाई बहनों को दिल्ली में सबसे ज्यादा पूर्वांचली भाई बहन है, लेकिन 1200 से अधिक घाट बना के किसने दिए? केजरीवाल जी ने दिए, ताकि उनको बाहर न जाना पड़ा, अपने गांव में न जाना पड़े। उनको बहुत दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और जो कच्ची कॉलोनी का मुद्दा है वो केजरीवाल जी उठाते हैं। आप देखेंगे ना, जो रेड़ी पटरी वाला है, जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो वाला है, और जो एक यमुना पे बोल दीजिए, यमुना मैया पे झोपड़ी वाला बोल है, दीजिए। उस आदमी को ना केजरीवाल जैसा नेता चाहिए, ना कि बीजेपी जैसा ठीक चाहिए। है सारिका जी, जो वैसे कि चुनाव आपको बता दूं झुग्गी खत्म हो चुका है, वोटिंग ओवर हो चुकी है। अब आप उन मुद्दों पर आ सकते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं यमुना एक देखिए, बड़ा मुझे मुद्दा लगता नहीं है कि जो सारिका जी। केजरीवाल जी ने- सारिका जी, खास मैं तौर वो पर खुद ही महिलाओं खंडन कर के रही है। लिए देखिए, काम उन्होंने जो किया है। तमाम कह रहे नहीं हैं कि नहीं, 1200 घाट बने, वो एक बने। मिनट सारिका जी, आपको ये मालूम होगा कि दिल्ली वालों का बहुत सारा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी यमुना से आता है। आप ऐसे में कह रहे हैं कि यमुना पोल्यूशन एक मुद्दा नहीं। सारिका जी, देखिए, मुझे लगता है कि इतना वो नहीं था, लेकिन बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है इसको। अब बीजेपी वालों ने तो ये भी चुनाव में मुद्दा बनाया जी, केजरीवाल जी के टॉयलेट में ना सोने की सीट लगी हुई थी, केजरीवाल जी के घर के अंदर ना एक बार बना हुआ था। मुझे तो लगता है जैसे बीजेपी वाले पीने जाते हो हर रोज, जो उनको पता है। गए तो थे मनी, वो गए थे, सौरभ भारद्वाज जी गए थे, संजय सिंह जी गए थे, सब गए थे। भाई देख लो जी कहाँ पर है। तो इनके ना ये हमेशा ये मुद्दा बनाते हैं। ठीक लेकिन है, मैं आपको अगले बताना अगले सवाल का रुख चाहूंगी, करते हैं, दिल्ली क्योंकि से- सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है और वक्त थोड़ा कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल रखते जाते हैं। उसके बाद फाइनल टैली भी दर्शकों के सामने रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल अगला ये कि क्या मिडिल क्लास पर केंद्रीय बजट का प्रभाव पड़ा और इससे बीजेपी को फायदा हुआ? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 लाख तक टैक्स में छूट की बात कही गई इस बार के केंद्रीय बजट में। तो क्या इसका असर हुआ? रिजल्ट जल्दी से लेकर आइए। रिजल्ट आइए आपके सामने रखते हैं। 40% कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट होगा, 24% कह रहे हैं इंपैक्ट नहीं होगा, जबकि 36% ये कह रहे हैं इस बारे में वो अवेयर नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। बीजेपी ये का एक बड़ा जी फोकस जो था वो मिडिल क्लास था, और मिडिल क्लास को जिस तरह से बजट में उन्होंने राहत दी है, वो नेचुरली वो उस क्लास के साथ रेजोनेट किया होगा। और वो उस क्लास ने ज़रूर, जो कि पहले भी माना जाता है कि मिडिल क्लास बीजेपी के साथ बढ़ चढ़ के वोट करती है, तो ये ज़रूर है कि जो मिडिल क्लास है उस पर इसका असर पड़ा है और उसने ये सोच के या इन मुद्दों पर ध्यान देकर अपना वोट किया होगा। और शायद बीजेपी ने जानबूझ के जो अपने बजट में जो है वो मिडिल क्लास को राहत दी है, ताकि दिल्ली चुनाव जो है उस पर इसका असर पड़े। राहुल जी कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर इसको टॉकिंग पॉइंट में कहें, जरूर प्रभाव पड़ा है इसका। लेकिन जो मतदान प्रतिशत की जो संख्या दिख रही है, आप देखिए कि जो अभी भी दिन भर से जो रिपोर्ट्स मिले उसमें यह दिख रहा है कि जो निचले तबके के, निम्न मध्यम वर्ग या निचले तबके के लोग जो हैं दिल्ली के, उन्होंने जम के वोटिंग किया है। तो अभी भी ये सवाल है कि मध्यम वर्ग को इससे बिल्कुल वो खुश था, बजट के दिन से ही नजर आ रहा है। इसी से दिल्ली के सरकारी कर्मचारी भी, दिल्ली में 8वां वेतन आयोग की भी घोषणा सरकार ने की, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो फिर भी वोटिंग करते हुए देखे गए, चाहे पेंशनधारी हो, जो भी हो। लेकिन मध्यम वर्ग में वो जोश जो है कि वोटिंग का अभी भी मुझे कम दिखा, वो बूथों तक कम जा सके हैं वो, लेकिन वो खुशियां जरूर प्रकट करते हुए देखे गए। विवेक जी। सौरभ दुबे जी। देखिए, बिल्कुल मिडिल क्लास तो बहुत बड़ा मुद्दा था इस पूरे चुनाव के अंदर, और जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने ही खुद इस मुद्दे को उठाया था कि जो मिडिल क्लास है उस पर जो बीजेपी जो सत्ता में है, केंद्र में है, वो कभी भी ध्यान नहीं देती। और ये मुद्दा ऐसे समय उठाया कि ठीक उसके समय बजट आने वाला था, देश का बजट आने वाला था, और देश के बजट में मुझे लगता है मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को जितना बड़ा गिफ्ट दिया, अगर 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जो है उसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये वास्तव में सबसे बड़ी राहत अब तक आजाद भारत में मिडिल क्लास के लिए रही। और इसका निश्चित रूप से आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि 40% जो है इसका प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखने वाला है। जी
ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं जल्दी से, तो अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे ओवरऑल रिएक्शन के लिए। अगला सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर असर होगा? क्योंकि करप्शन के मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया इस बार के चुनाव में। सवाल आपके सामने है, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर असर होगा? इसका जवाब क्या है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने रिजल्ट। 44% हाँ कह रहे हैं, 55% नहीं कह रहे हैं, 1% जो है वो न्यूट्रल है, वो नहीं के बारे में। चौंकाने वाली बात है सर। नहीं, मैं हर बार ये कहता हूं, लोग मानते नहीं है इस बात को कि हमारे देश में जबकि होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं ये होना चाहिए, लेकिन करप्शन मुद्दा नहीं बन पाता है। आप विभिन्न चुनावों में देख लीजिए, विभिन्न राज्यों के चुनावों में देख लीजिए, क्या जो झारखंड का चुनाव है वहां पर जेएमएम के ऊपर आरोप लगे, जेएमएम के नेताओं पे आरोप लगे, मुख्यमंत्री जो थे उन पे आरोप लगे, क्या वो चुनाव नहीं जीते? इस तरह के मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं। बड़े बड़े नेता जिन पर आरोप लगे वो बार बार हमारे देश में जीत के सत्ता में आते हैं। तो ऐसे में क्या करप्शन इशू बन पाता है? सौरभ भी कुछ कहना चाह रहा है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाले आंकड़े वैसे। वरिष्ठ पत्रकार है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा मानना है 2013 का जो पूरा आंदोलन था, जो आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन था। और भ्रष्टाचार पर जो पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार वो जो है वो घेरी गई थी उस समय, और कांग्रेस सरकार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। ठीक है, अजय शुक्ला जी का इस पर रिएक्शन चाहेंगे। अजय शुक्ला जी, देखिए, ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो निश्चित रूप से एक चीज बता रहे हैं कि इस स्थिति में लेके आ गया, 44% तक पहुंच गया है मुद्दा। पहले इतना नहीं होता था। और यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ कि जो सरकार बदली थी मनमोहन सिंह की और शीला दीक्षित की, वो दोनों सरकार भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पे हुई थी। अब ऐसी स्थिति में यदि ये इतना नहीं बन पा रहा है, निश्चित रूप से दुखद है। मैं महाजन साहब की इस बात से सहमत हूं, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया कि वो 50% क्रॉस कर सके, यह अपने आप में सवाल। जी, सारिका जी का रिएक्शन चाहेंगे इस पर। सारिका जी, अजय जी कह रहे हैं 44% तक ये मुद्दा बन गया, ये बड़ी बात है, जबकि अरविंद केजरीवाल आए थे अगेंस्ट करप्शन। ये चीज समझ में नहीं आ पा रही है। ये भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लग रहे हैं, आज तक एक भ्रष्टाचार, आज तक एक आप लोग प्रूव क्यों नहीं कर पाए हैं? आप मनीष सिसोदिया जी की आप बात ले लीजिए, आप माननीय केजरीवाल जी की बात ले लीजिए, आप संजय सिंह जी की बात ले लीजिए, आप उनकी सतेंद्र जैन जी के लिए की बात ले लीजिए। आज तक एक प्रूफ आप कर नहीं पा रहे हो। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो भ्रष्टाचार मुद्दा चुनाव के लिए बन कैसे गया? आप वो बात कर, आप जो केजरीवाल जी ने काम किए हैं आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। आप भ्रष्टाचार 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 कर रहे हो, तो पब्लिक को पता है कि आप लोग क्या करने वाले हो, क्या करने वाले नहीं हो। तो इस बार जो है, जो मैं आपको बता दूं, आपके सारे के सारे समीकरण, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सारे समीकरण आपके ना बहुत अच्छे से फेल होने वाले हैं। अदालत में चार्जशीट हो चुकी है, अदालत में चार्जशीट हो चुकी है। इसका मतलब है सबूत काफी हद तक प्रमाणित है। ठीक है, इस पर डिबेट करेंगे। अनंत अमित कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा आनंद जी आपके पास, लेकिन अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद वीआईपी सीट्स भी हैं जिन पर हमने आकलन किया, उसके बाद फाइनल टैली भी है, तो बहुत लेट ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगली जो तस्वीर है वो आपके सामने है। सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की पकड़ पहले से ढीली हुई है? इसका जवाब क्या दिया है लोगों ने, आइए जल्दी से नजर डालते हैं। ये टैली आपके सामने, 50% कह रहे हैं हां कमजोर हुई है, 44% नहीं कह रहे हैं, जबकि 6% न्यूट्रल है। यानी कि ये तस्वीर भी एक तरह से वही बता रही है जो पिछली तस्वीर में उभर कर सामने आ रही थी। राहुल जी, देखिए, बड़ी साफ बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी, अगर उनकी भाव भंगिमा देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि उनके लिए टफ सीट होने वाली थी नई दिल्ली की। वो पिछले 2 चुनावों में बड़े प्यार से, आराम से नई दिल्ली की सीट जीते थे, बहुत कंफर्टेबल मार्जिन था उनका, बहुत आराम से जीते थे। इस बार शायद वो, ये मैं मानता हूं कि वो ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता। वो हमारे सर्वे में आपको पता चलेगा, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सर्वे में क्या आता है मुझे, अभी मैंने रिजल्ट नहीं देखा सर्वे का, कि उनसे वो ये सीट जरूर जीत जाएंगे, लेकिन मार्जिन उतना बड़ा शायद नहीं होगा जितने बड़े मार्जिन से वो ये सीट जीता करते थे। जी, राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो ग्राउंड पे हम लोगों ने जाके नई दिल्ली सीट पे देखा है, मैं इस आंकड़े से एकदम पूर्णतः सहमत हूं कि ये जो एआई का आंकड़ा है बिल्कुल सही है आंकड़ा ये। वहां पे कहीं न कहीं जो पुरानी स्थिति थी 2015-20 या 2013 वाली भी स्थिति, उसके तुलना में उनकी पकड़ निश्चित रूप से ढीली हुई है। और इसके पहले यमुना नदी का भी मामला आपने जो बताया, वो मामला
अब आम आदमी पार्टी ने भी उसको उठाया और बीजेपी ने भी उसको उठाया, वो मामला था दिल्ली के चुनाव में। तो इसलिए जो मुझे तमाम चीजें, भ्रष्टाचार का मामला देखिए, हम लोगों ने एमसीडी के इलेक्शंस के दरमियान में, आपको याद होगा, उसमें तो देखिए सत्येंद्र जैन को लेके कितने सारे वीडियो लगातार वायरल किए जा रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर उसका जिस प्रकार से बीजेपी सोच रही थी कि उसका प्रभाव पड़ेगा, उस रूप में प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अनंत अमित का रिएक्शन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अनंत अमित जी। देखिए विवेक जी, मैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूं। 2013 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे, तो बंगाली मार्केट के आगे एक रिफ्यूजी मार्केट है, हमने वहां पे पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को देखा। और इस चुनाव में मैं घर से निकलते हुए लगभग 10 बार मैंने अरविंद केजरीवाल जी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हुए पहली बार देखा। तो ये लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और हमें ये पूर्ण विश्वास है, राहुल जी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है आज भी घूमने के बाद कि अरविंद केजरीवाल जी अपने चुनाव हार रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात सरिता जी कह रही थी, तो सरिता जी इस देश का पहला ऐसा नेता है जो अरविंद केजरीवाल है, जो स्वघोषित ईमानदार व्यक्ति अपने आप को कहता है। और आपका आधा कैबिनेट बेल पर है और जेल से वापस आए हैं, चार्जशीट हो चुका है, न्यायालय में मामला चल रहा है, और आप कह रहे करप्शन नहीं है। अरे पूरा देश देखा है कि जिस तरीके से आपके तमाम नेताओं ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जो कि पहले चुनाव में 96% वोट लाती है और 70 में से 67 सीट जीतती है, और दूसरे चुनाव में 90% वोट लाती है और 62 सीट जीतती है। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है। और आज तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं आप, और आपकी हालत बहुत खराब है, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार और झूठ बोलने की वजह से दिल्ली की जनता ये आपको किसने कह दिया हमारी हालत खराब है? आपको किसने कहा हमारी हालत खराब है? हमारी तो कोई हालत खराब नहीं। हम तो पहले से ये शोर थे कि 55 से 60 65 सीटें लेके आएंगे। आपको किसने बोल दिया हमारी हालत खराब है? 8 तारीख को तो आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप 8 तारीख को पता चल जाएगा। और अभी देखिए एग्जिट पोल दिखाएंगे भाई साहब। 62 से घटा के उन्होंने 55 का आंकड़ा दे दिया है। आप सरिता जी अभी देखिए, एग्जिट पोल भी देखिएगा, 8 तारीख को निर्णय भी जी देखिए। ठीक है, हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ एक और सवाल है, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। अगला सवाल, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को वर्ल्ड लेवल का बताते रहे और यह भी कहते रहे कि यह देश के लिए एक नजीर है जिसको दुनिया फॉलो करती है। तो क्या ये सरकारी स्कूल के एजुकेशन मॉडल आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होंगे? आइए सवाल आपके सामने रखते हैं, क्या सरकारी स्कूल के एजुकेशन मॉडल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? आंसर क्या है ये देखते हैं, रिजल्ट आपके सामने रखते हैं। रिजल्ट 55% यस, 16% नहीं और 29% न्यूट्रल हैं। यानी कि ये जो बात लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से राहुल जी कही गई कि हमने एजुकेशन पर काम किया, वो उनके फेवर में ज्यादा दिख रहा है। मनीष सिसोदिया ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था और मनीष सिसोदिया जो है उसके लिए जाने भी जाते हैं। जितने लोग हमारे जितने रिपोर्टर्स ग्राउंड पे गए हैं वहाँ पर भी उनको ये सुनने को मिला है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वो बेहतर हुई है। ये लोग तो, हम तो ये कह नहीं रहे हैं, लोग की ये राय है और अगर वो ये मानते हैं तो मैं मानता हूँ जनता की राय जो है वो हमारी एआई उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी। बिल्कुल, जल्दी से कुछ एक और सवाल हैं वो भी दर्शकों के सामने रख देते हैं। अगला सवाल, क्या ओवरऑल आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा करप्शन के चार्जेस को लेकर? जिस तरह से करप्शन के खिलाफ फाइट करने को लेकर ये पार्टी बनी थी, सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम आदमी पार्टी को ओवरऑल नुकसान पहुंचाया है, डेंट किया है? रिजल्ट आपके सामने रखते हैं, स्क्रीन पर आपके रिजल्ट ये देखिए, 44% हां, 40% नहीं, 16% न्यूट्रल हैं। यानी कि एक मैसेज तो गया है जिस तरह से करप्शन की बात हुई। राहुल जी, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह के आरोप लगे, अब वो आरोप अदालत में सही पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। वैसे भी मैं ये मानता हूं कि जब तक अदालत कोई फैसला न दे दे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब पॉलिटिक्स में जो भी कहा जाए वो उनकी अपनी मंशा होती है, लेकिन ये बात जरूर है कि एक जो है वो एक ऑप्टिक्स जरूर बनता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर कोई नेता जो है जेल जाता है तो लोगों के मन में शंका जरूर पैदा हो जाती है और शायद वो शंका जो है वो जब वोट देने जाते हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। एक सवाल और जल्दी से ले लेते हैं, इसके बाद सवालों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर हम वीआईपी सीट्स की तरफ बढ़ेंगे। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट को लेकर बहुत बातचीत की गई और कहा गया कि भाई बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो हमने ये सवाल डाला कि क्या बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का ना होना पार्टी को नुकसान दे सकता है? सवाल आपके सामने है, क्या बीजेपी के सीएम उम्मीदवार का ना होना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा? आइए इसके नतीजे पर नजर डालते हैं और स्क्रीन पर नतीजा रखते हैं। यह भी चौंकाने वाली बात है, जबकि बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि वो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 40% इस बात का इंपैक्ट होगा कि उन्होंने सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। 36% कह रहे हैं नहीं, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा
और 24% न्यूट्रल हैं। जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को जानते हैं विवेक, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में बीजेपी हमेशा से डिवाइडेड हाउस रहा है, हमेशा से उसके बीच में जो है कॉन्ट्रडिक्शंस रही है, इनफाइटिंग रही है। और यही कारण है कि जहां पर बीजेपी के पास एक बड़े बड़े नेता होते थे, मदन लाल खुराना होते थे, बाकी सुषमा स्वराज होती थी, बहुत सारे साहिब सिंह वर्मा होते थे, आज बीजेपी के पास एक ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखाई देता जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे को टक्कर दे सके। और इसमें यश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश जी, तो हमने एक सवाल जब एनालिसिस किया था एआई बेस्ड करप्शन का, तो हमको ये पता चला था कि आम आदमी पार्टी का जो करप्शन है और लिकर है और जो उनका घर चार्जेस हैं जो जो चार्जेस हैं, इसमें जो है भ्रष्टाचार के आरोपों का कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो पूरी दिल्ली की जनता से जो हमको जो उनके सेंटीमेंट्स का पता चला, 80% लोग यह तो मान रहे हैं कि भले ही ये सिद्ध हो या ना हो, इसके कारण वोट व सीट जो है इस क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में गिरेगी। और उसमें जो है जो ये 3 फैक्टर्स हैं, जो करप्शन के चार्जेस जो लगे हैं और अल्कोहलिक चार्जेस जो लगे हैं, मतलब कंजम्पशन के और रेट कम के, और फिर जो महल के जो शीश महल का टैगलाइन दिया था उसको जब हमने क्वांटिफाई किया, तो इससे देश की, दिल्ली की जनता मान रही है कि हम भी वोट दे सकते हैं, जो दे भी रहे हैं आम आदमी पार्टी को, वो भी कह रहे हैं, लेकिन इस बार नुकसान होगा। अधिकतर लोग यही मान रहे हैं। जी, आपने ये इनपुट डाला था। जी, ये फैक्टर्स हमने क्वांटिफाई करके और क्या मेजर फैक्टर्स आपने डाले थे? जी, मेजर फैक्टर्स जब हमने ये डाले थे कि इसको भी 2 तरीके से मापा था कि कितने लोग सोच रहे हैं सत्ता रिलेटेड नुकसान हो सकता है। तो सत्ता रिलेटेड में पता चला कि 44% लोगों के आसपास को लगता है कि हाँ, सत्ता इस बार खतरे में है इन 3 फैक्टर्स के कारण। बल्कि जब वोट प्रतिशत देखा गया तो लगभग सभी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हर 10 में 8 व्यक्ति कह रहे थे कि इस बार नुकसान होगा। ये सिद्ध हो रहा है या नहीं, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति यही है। 55 सीट तो खुद कह रहे हैं राहुल लाल जी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने, देखिए 62 के बाद 62 सीट्स उनको 62 सीटें आ गई थी 2020 में। हाँ। तब भी केजरीवाल जी कल भी कहा कि 55 सीटें आ जाएंगी, माताएं बहनें आए तो फिर 60 पार करेंगे। तो एक तरह से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को खुद भी पता है कि वो जो चमत्कारिक आंकड़े थे 2015-2020 के आंकड़े, वो आंकड़े वो नहीं लाने जा रहे हैं और उसमें उनको नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि जो 3 सवाल किए, देखिए स्कूलिंग को मॉडल को लेकर राजनीति में परसेप्शन की भूमिका होती है, तो वो एक चीजें आगे सामने में गई हैं, वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। लेकिन जो भ्रष्टाचार का मामला है, तमाम जो 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं न कहीं उनको नुकसान हुआ है। हालांकि शीश महल के मामले में हमें यह लग रहा है कि अगर वो मुख्यमंत्री रहते और वो अपना निवास नहीं छोड़ते तो उनको और ज्यादा नुकसान होता। लेकिन उन्होंने जो है कि वो कहीं न कहीं छोड़ के, मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और इन तमाम तरह की चीज़ों को करके उस नुकसान की थोड़ी बहुत कम करने का या उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उन्हें सफलता मिली हो, मैं नहीं मानता हूं। तो एक तरह से उनकी पुरानी संख्याएं 2015-2020 वाली संख्याएं, उसके आसपास वो भटकते हुए नहीं दिख रहे हैं। फाइनल टैली के लिए थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है राहुल लाल जी आपको? मुझे तो हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं तो राहुल जी से जानना चाह रहा था, कांग्रेस की तो सीटें बताइए, तो आम आदमी पार्टी की सीट बता रहे हैं बार-बार। कांग्रेस का खाता खुलेगा, आपकी दिलचस्पी कांग्रेस का खाता खुलना है भी या नहीं, ये भी जो है कांग्रेस खाता खुल सकता है। ये अगर सौरभ दुबे जी इतने एक्साइटेड क्यों हैं कांग्रेस को लेकर? मुझे ये लगा आम आदमी पार्टी बार-बार ये कहती रही कि आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट जो है वो उनका छीनने के लिए उतारा है, और अब आप कांग्रेस को लेकर एक्साइटेड हो रहे हैं। मैं लगातार सुबह से राहुल जी के साथ आप ही के यहाँ पर कई बार रहा, सुबह से कांग्रेस की चिंता कर रहे थे, शाम होते होते इनके दिमाग के मानचित्र से कांग्रेस गायब होती जा रही है। अभी आम आदमी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, केजरीवाल जी अपनी तरफ से 55 कह तो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या खाता खुल रहा है या नहीं खुल रहा है? अरे वहां बताइए ना, रुक जाइए, तो बताइए। सामने आएगा। खाता खुल रहा है, बिल्कुल कांग्रेस का खाता खुल रहा है, लेकिन आप जो ये चीज सोच रहे थे कि कांग्रेस के कारण से वोटों का खूब सारा डिवीजन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सत्ता पक्ष में आ जाएगी, ये जो आप लोगों की मंशा थी, वो मंशा भी सफल होने वाली नहीं है। मतलब आपको खुशी इस बात की है कि मतलब आम आदमी पार्टी से जो सहमत हूं, आपने है वो ये बात बीजेपी सही सत्ता में कही ना आ पाए, ये आपको खुशी है? या फिर आपको ये खुशी होगी एक सीट अगर बाई चांस ले गई बीजेपी? नहीं, देखिए एक चीज तो ये, देखिए 4.2% कांग्रेस का वोट शेयर था पिछले विधानसभा चुनाव में, घटते 23 से 4 पे आ गए। वहां से उसमें जो है कि उसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है, और हमें लग रहा है कि 2015-2020 के तुलना में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचा को बड़े मजबूती से खड़ा किया है, और ये कांग्रेस ने बड़ा शानदार कदम लेकिन उठाया। संदीप दीक्षित जी के साथ तो कोई खड़ा दिखाई नहीं दिया। आपको नहीं दिख राहुल गांधी जी एक रैली तक नहीं किया संदीप दीक्षित जी के लिए, उनके क्षेत्र में जाकर के। अरे भाई, कितना शानदार ढंग से कांग्रेस लड़ी है। और देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को स्ट्रेटेजिक रखा है, उन्होंने करीबन 21 सीटों पे उन्होंने पूरा फुल फोकस करके रखा है कि कहां पे किस रूप में रहना चाहिए, और हमें लग रहा है
कि इस बार के सदन में कांग्रेस भी अंदर में डंके के चोट पे ठीक है, दिखाई चलिए देगी। अब आप लोग डिबेट करते रहेगा, अभी बहुत वक्त मिलेगा डिबेट करने के लिए। वीआईपी सीट्स की तरफ चलते हैं, शुरुआत नई दिल्ली से करी जाए तो बहुत बेहतर होगा। नई दिल्ली पर मुकाबला त्रिकोणीय है, जैसा कि राहुल जी भी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं द्विपक्षीय है, और आम आदमी पार्टी कह रही है एक तरफा है। लेकिन 2020 की तस्वीर जो है वो अगर हम सामने रखें, 2020 दिल्ली विधानसभा के नतीजों की तस्वीर है। इस सीट पर अगर हम इधर नजर डालें, 2020 में यह सीट थी आम आदमी पार्टी के पास। क्लियरली आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इस सीट को विन किया था, जीते थे और अच्छे बहुमत नंबर से जीते थे। लेकिन 2025 की तस्वीर क्या होने वाली, एआई एग्जिट पोल क्या बताता है, यह तस्वीर आपके सामने। 2025 विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो नंबर 1 पर रहेगी और नंबर 2 पर जो है वो प्रवेश वर्मा रह सकते हैं और नंबर 3 पर, यानी कि जीत आम आदमी पार्टी के जो है अरविंद केजरीवाल की हो सकती है और ये सीट जो है वो नीली रहेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास रहेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नतीजे को, इसको एग्जिट पोल कराएं। ये एग्जिट पोल है, अभी नतीजा नहीं है, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, दिस इज एग्जिट पोल। ये आंकड़ों के जरिए निकाला गया एक रिजल्ट है, एक तरह का हम आपके सामने तस्वीर पेश करने की कोशिश करें। ये नतीजे नहीं है, नतीजे 8 तारीख को सामने आएंगे। सर ये देखिए, नई दिल्ली केजरीवाल जो हैं वो 3 बार इस सीट को जीत चुके हैं। उन्होंने जो उनका वोट परसेंटेज 50% से ऊपर उन्होंने हासिल किया हर बार इस पे। दूसरा, ये जो इलाका है इस पे बीजेपी जो है 2008 के बाद नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव जरूर जीते, लेकिन विधानसभा चुनाव 2008 के बाद बीजेपी ने यहां से नहीं जीता है। यहां पर जो समीकरण बनते हैं, जो तो वोटिंग परसेंटेज क्या रही थी, लगभग 60% के आसपास आम आदमी पार्टी 2020 में नई दिल्ली सीट पर। बिल्कुल, और मैं वही बता रहा था आपको कि इसमें जो की है वो एक तो एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहते हैं, पेंशनर्स यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाला जो इलाका है ये बहुत सारा वो उस तरह से है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो वाल्मीकि समाज है या फिर झुग्गी झोपड़ियों का जो इलाका है, हमारे को ये लगता है नई दिल्ली बोल दिया तो बहुत पॉश इलाका होगा, लेकिन यहाँ पर 56% वोट्स जो हैं झुग्गी झोपड़ियों के। बिल्कुल, तो वहाँ पर आम आदमी पार्टी ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है। यस, ऐसे में अगर डेंट लगा भी तो बहुत ज्यादा डेंट लगेगा नहीं। आपने एक से मैं थोड़ा सा वोट शेयर क्या रह सकता है ये मैं जान लूं, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। वोट शेयर क्या आपने दिया है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर? नई दिल्ली सीट पर फाइट बहुत टफ है ऐसा कहा जा रहा है इस बार। जी, तो नई दिल्ली पे अब तक का जो इतिहास रहा है पिछले 2 चुनाव का, उसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है एक तरफा आम आदमी पार्टी कैंडिडेट विनर के रूप में उभरे हैं। इस बार यहाँ पर जो स्विंग वोटर्स हैं वो 2 जाति से आते हैं, एक है वाल्मीकि जाति और एक है धोबी समुदाय। अगर हम इन 2 को हटा देते हैं, वाल्मीकि समुदाय जो हमने आकलन किया है वो 20,000 के आसपास इस सीट पर है और धोबी समुदाय जो है 15,000 के आसपास है। कुल वोटर्स यहाँ पर 1,90,000 के आसपास हैं इस नई दिल्ली सीट पर। इतना पॉश इलाका है, सबसे कम वोटर्स की में से सीटें गिनी जाती हैं। अगर हम वाल्मीकि समुदाय और धोबी समुदाय को हटा दें तो 81.58% लोग बचते हैं। इन 81.58% जब ये व्यक्ति वोट करते हैं तो केजरीवाल जी का जो निकला था वो 40 से 44%, प्रवेश वर्मा जी का जो निकला था वो 33.18 से 37.18, यानी अप्रोक्सीमेटली 33 से 37। तो इसका मतलब बीजेपी के वोट शेयर गिरेगा। 38% पिछली बार वोट शेयर था। ये 81.58% जो लोगों ने वोट किया है धोबी समुदाय और वाल्मीकि समुदाय को हटाकर, और संदीप दीक्षित जी 4.4% वोट हासिल करेंगे। अब इसमें जब वाल्मीकि समुदाय और धोबी समुदाय वोट करता है, अर्थात 20,000 वाल्मीकि समुदाय और 15,000 धोबी समुदाय, तकरीबन 35% वोट करते हैं, तो ये बनता है 18.42% नई दिल्ली सीट के वोटर्स का। उस 18.42% जो स्विंग वोटर्स हैं इन 2 समुदाय के, उसमें से 7.368 अप्रोक्सीमेटली 7% वोटर्स आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं। 0.7368 निकला है, 0.7% वोटर्स कांग्रेस को जा रहे हैं। 51-52% आप अरविंद केजरीवाल को दे रहे हैं। जी, 47.5 के आसपास से 51.368 केजरीवाल जी, और जो बीजेपी है वो 42.49 से 45.49, बचा कुचा जो है वो कांग्रेस को अन्य को। यश पर मैं एक जानना चाहूंगा, वैसे अगर देखा जाए तो ये जो वाल्मीकि समाज है ये बीजेपी का वोटर माना जाता है जी। अगर आप ट्रेडिशनली देखेंगे तो यहाँ पर वाल्मीकि समाज ने बीजेपी को हमेशा वोट किया है। तो ऐसे में क्या बदलाव है कि बीजेपी को इस बार कम वोट करें? और ये जो आपने 18 साढ़े 18% रिजर्व रखा है इस तरफ,
ये अगर बीजेपी की तरफ चला जाए तो फिर तो सीन पलट जाएगा। बिल्कुल सीन पलट जाएगा। तो ये 18.42 ही प्रतिशत लोग हैं वो जो swing voter हैं। ये नई दिल्ली का फेट तय करेंगे, नई दिल्ली विधानसभा सीट का। तो इसमें जो 18 में जब 7 के आसपास आम आदमी पार्टी को जा रहा है और बचा कुचा जो है मतलब तकरीबन 8-9% जा रहा है इसका भी, लेकिन क्योंकि जो इनके अलग हटके मार्जिन है वो इतना है कि अभी कहीं ना कहीं से स्नीक थ्रू कर रहे हैं केजरीवाल जी। चलिए जल्दी से बाकी सीटों का देख लेते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। कालका जी सीट की तस्वीर आपके सामने दर्शकों रखते हैं। कालका जी में सीएम आतिशी लड़ रही हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत फेमस फेस हैं रमेश बिधूड़ी लड़ रहे हैं, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछली बार ये सीट थी आम आदमी पार्टी के पास, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट आम आदमी पार्टी के कलर में है। अब देखते हैं 2025 का एग्जिट पोल क्या कहता है। 2025 का एग्जिट पोल कहता है कि आम आदमी पार्टी से आतिशी यहां से चुनाव जीत रही हैं, रमेश बिधूड़ी कॉन्टेस्ट में रहेंगे, लेकिन अलका लांबा पिछड़ जाएंगी, तीसरे नंबर पर आ सकती हैं एआई एग्जिट पोल की माने अगर तो। ये इस पर भी जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं। राहुल जी पहले आपसे देखिए, अलका लांबा जो है वो पहले तो चांदनी चौक से जो है आपकी कैंडिडेट रहा करती थी, वहां पर लड़ी थी, अब वो कांग्रेस में है। एक बात तो ये है, आम आदमी पार्टी 2015-2020 दोनों में इन चुनावों को जीती है। कांग्रेस भी यहाँ पर 3 बार चुनाव जीत चुकी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ पर है नहीं। पंजाबी वोटर्स जो हैं इस सीट पर प्रभाव रखते हैं, पंजाबी वोटर्स विल डिसाइड कि जो कौन सा कैंडिडेट है उसे जीतना होगा। रमेश बिधूड़ी के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बयानों पर जो है अंकुश नहीं लगा पाते और लोग शायद इस चीज को महिला वोटर्स बहुत डिसाइसिव हैं और सीएम आतिशी ने महिला सेंटिमेंट का इशू भी बनाया था इस बार। बिल्कुल, और ये जो है शायद उनके खिलाफ जाएगा। जी, कितना परसेंट वोट, राहुल जी वोट परसेंट पूछ लूं, कितना परसेंट वोट दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को कालका जी सीट पर, और बीजेपी को कितना? जी, कालका जी सीट पर मतलब कंपटीशन टफ है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना मिला हुआ है, कम से कम 55.6% के आसपास आतिशी जी को मिल सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम है ये 51 के आसपास। इसीलिए हमको लग रहा है कि ये सीट आतिशी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की माध्यम से जो आंसर्स निकले हैं ये निकल जाएगी। बिधूड़ी जी जो है उनका कंपटीशन बहुत उन्होंने दिया है, ग्राफ बहुत बढ़ाया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि वो शायद इसको टॉपल अप कर लें, इनको इनकी सीट को हटा दें। तो और एक चीज़ जो मुख्यतः हर विधानसभा क्षेत्र में है वो है मिडिल क्लास। 2 तारीख को जब बजट आया, हम आपको आगे भी बताएंगे, हमने हर दिन एनालिसिस किया और प्रत्येक इंस्टेंस का आपको बताएंगे किस तारीख को कितने बजे कितनी सीट थी। तो जो मिडिल क्लास व्यक्ति था वो 100% मिडिल क्लास में से 40% मिडिल क्लास ऑन एन एवरेज हर सीट पर स्विंग। आपने आम आदमी पार्टी को कितना वोट परसेंट इसको कैलकुलेट किया है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। जी 51.36 से 55.46 के कालका जी सीट पर। जी, और बीजेपी को 44% से 45.368 के। तो फिर आपने अलका लांबा जी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, 2% वोट दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं मतलब ये तो जनता का मूड है, जो एआई भांप रहा है इतना ही मिलेगा। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से सर? देखिए, सबसे पहले तो नई दिल्ली सीट पे जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे राहुल जी ने कहा भी कि जो भारी संख्या में वहाँ पे पेंशनर्स या सरकारी कर्मचारी हैं, तो अब ये तो फिर देखना पड़ेगा कि जो 16 जनवरी को अचानक से जो 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई केंद्र सरकार के तरफ से, क्या उसका कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग को केवल हम लोग बजट के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। तो अगर तब तो फिर अगर जो एआई वाले सर्वे में आ रहा है तो इसका मतलब है कि फिर जो मैं सामान्य विश्लेषण कर रहा था कि मध्यम वर्ग खुश भी हो गया और मध्यम वर्ग शायद बूथ तक गया भी नहीं है। अगर मध्यम वर्ग बूथ तक जाता है खुश होते हुए, फिर ऐसे स्थिति में केजरीवाल जी की सीट जो है कि उस कारण से भी संकट में पड़ेगी। दलित वोटर्स को लेकर मैं अभी भी मान रहा हूं कि दलित वोटर्स, ठीक है, मैं बाकी आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। मैं विश्वास नगर की तस्वीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विश्वास नगर की तस्वीर रख दूं, उसके बाद वक्त बहुत कम है सर, बहुत सारी सीटों को आप तस्वीर पेश करनी है। जी जल्दी से। हाँ, नई दिल्ली और कालका जी दोनों सीटों पे जो मुकाबला है वो सीधा सीधा चेहरों का मुकाबला था। यहाँ पर मुद्दों से ज्यादा बड़े चेहरे थे, और चेहरे में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी का चेहरा वास्तव में थोड़ा सा शालीन चेहरा है बजाय रमेश बिधूड़ी जी और प्रवेश वर्मा, क्योंकि इन लोगों की थोड़ी सी जो भाषा है, भाषा को लेकर के हमेशा से विवाद रहा है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, विश्वास नगर चल रहा है। विश्वास नगर की तस्वीर 2020 में ये सीट बीजेपी के पास थी, विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए थे। अब देखते हैं 2025 में एआई एग्जिट पोल क्या कहता है। एआई एग्जिट पोल में ओपी शर्मा यहां से इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक सिंघल आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, और इसके बाद राजीव चौधरी कांग्रेस पार्टी से रह सकते हैं। ये विश्वास नगर की तस्वीर हमने आपके सामने रखी। इसके बाद करावल नगर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। करावल नगर में इस बार कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, लेकिन पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के पास थी, जैसा कि 2020 के चुनावी नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन इसी सीट पर 2025 का एग्जिट पोल क्या कहता है? 2025 का एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर बीजेपी जीत सकती है, बीजेपी के जीतने के चांसेस
ज्यादा हैं और इसके बाद यहां पर बाकी दो पार्टियां पिछड़ सकती हैं। एक और सीट जल्दी से देखते हैं और घोंडा में देखते हैं घोंडा में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक और वीआईपी सीट, जो ये सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी 2020 में नतीजों के हिसाब से, लेकिन इस बार जो है वो बीजेपी के पास जा सकती है। बिल्कुल। आप अजय महावर हैं यहां से, दूसरे नंबर पर गौरव शर्मा और भीष्म शर्मा इस पे बिल्कुल हो सकता है। ये जी। एक्चुअली क्या है कि इसमें 2015 में इसको आपने जीता था, 2020 में इसको बीजेपी ने जीता था गोंडा सीट को, और ये समृद्ध इलाका है, यहाँ पे जीरो झुग्गी झोंपड़ी, यहाँ पे बिल्कुल इस इलाके में बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। तो वैसे भी ये बीजेपी के लिए मुफीद सीट है या कहूँ उसमें अच्छी सीट है। आपने इसी कारण से अगर देखें तो यहाँ पर अपना कैंडिडेट भी बदला है। पहले जो है श्रीदत्त शर्मा को यहाँ पर उन्होंने बदल के गौरव शर्मा को यहाँ पर टिकट दिया। गांधीनगर की तस्वीर दर्शकों के सामने रखते हैं, जल्दी से लेकर आइए गांधीनगर की तस्वीर। 2020 के नतीजे आपके सामने। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, क्या ये सीट में कुछ चेंज हो रहा है? जैसे घोंडा में चेंज हुआ हमने देखा, क्या आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट चेंज होगी? अगर गांधीनगर की बात करें, क्या यहां पर रिजल्ट बदलेंगे? आइए नजर डालते हैं एआई एग्जिट पोल क्या कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये कहता है कि यहां पर बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली चुनाव जीत सकते हैं, नवीन चौधरी पिछड़ सकते हैं। ये तस्वीर गांधीनगर की आपके सामने है और गांधीनगर में ये बदलाव हो सकता है। राहुल जी, देखिए गांधीनगर की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप गांधीनगर के बारे में जानते हो तो यहाँ पर बाकायदा कपड़ों का जो व्यापार है, व्यापार होता है, बिल्कुल व्यापार, ज़बरदस्त व्यापार होता है। और ये व्यापारियों की सीट है या फिर ये कहें जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सीट है। और अरविंद जो लवली हैं वो बहुत समय से दिल्ली की राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस से ये बीजेपी चले गए हैं, तो नेचुरली अरविंद लवली जो हैं उनका प्रभाव दिल्ली में काफी है और ये बदलाव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। एक और सीट का रुख करेंगे, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए, जल्दी से सीट्स निपटाएं, उसके बाद फाइनल टैली आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीर आपके सामने है, अगली तस्वीर जल्दी से ग्रेटर कैलाश की आपके सामने रखे। ये सीट आम आदमी पार्टी के पास थी 2020 के जब चुनावी नतीजे सामने आए थे। एआई एग्जिट पोल क्या कहता है, जल्दी से सामने लाइए स्क्रीन पर। सौरभ भारद्वाज इस सीट को निकाल सकते हैं, सीट आम आदमी पार्टी के पास ही रहेगी। राहुल जी, इस पर रिएक्शन फिर बिल्कुल। देखिए ये ऐसी सीट है कि अगर मैं ये देखूं तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे कंफर्टेबल है। सौरभ भारद्वाज जो हैं एक प्रोमिनेंट नेता हैं और ये सीट जो है किसी भी हालत में अगर देखा जाए तो ये पॉश सीटों में आती है। अगर कहा जाए कि बड़ी पॉश सीट दिखाई देती है, मैं ऐसा कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पॉश दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग जानते हैं वह यहाँ 12 से अधिक गाँव हैं इस सीट में। यहाँ अनअधिकृत कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं। ये जो है सीट ऐसी है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बंगाली पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं और पंजाबी वोटर्स भी यहाँ पे फैक्टर हैं। इसलिए जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये पूरी तरह से अर्बन सीट नहीं है, 12 गांव है, बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ पे 12 गांव भी हैं और अनअधिकृत कॉलोनियाँ यहाँ पे काफ़ी हैं। तो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा सॉलिड बेस जो है यहाँ पर है। जी, अगली सीट की तरफ चलते हैं। बदरपुर की सीट का देखते हैं क्या हाल बन रहा है। बदरपुर वीआईपी सीट पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। 2020 में जो चुनाव में नतीजे आए थे, ये सीट आम आदमी पार्टी को गई थी, क्लियरली आप देख सकते हैं। लेकिन 2025 में एआई एग्जिट पोल क्या कहता है? एआई एग्जिट पोल इस बार नारायण दत्त शर्मा को आगे कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तीसरी सीट ऐसी है जिसमें हमें फेरबदल देखने को मिल रहा है। नारायण दत्त शर्मा बदरपुर से निकाल सकते हैं सीट। देखिए राम सिंह जो भिदुड़ी हैं, यहाँ से बहुत कम मार्जिन जो लास्ट इलेक्शन है वो जीते थे और 3719 वोटों का सिर्फ मार्जिन था। तो ये ऐसी सीट थी जो काफ़ी टफ सीट है। मैं ये भी कहूँगा बीजेपी ने ये सीट निकाली थी और काफ़ी टफ सीट जो है ये मानी जाती है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि हो सकता है बीजेपी इसको एक बार फिर से निकाले। जी, एक और सीट जल्दी से देखते हैं। बल्ली मारान में क्या स्थिति बन रही है? बल्ली मारान में आम आदमी पार्टी जीतती हुई आई है। बल्ली मारान की तस्वीर 2020 की भी आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट था वो आम आदमी पार्टी के फेवर में था, लेकिन यहां एक बार फिर से बल्ली मारान में ये रिजल्ट जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जा सकता है। आम आदमी पार्टी इस सीट को निकाल सकती है जबकि बीजेपी सेकंड नंबर पे रहेगी। ये तस्वीर सामने आ रही है। मुस्लिम बहुल्य सीट है बल्ली मारान और इस बार अगर आप इसकी वोट परसेंटेज देखेंगे, जो वोटिंग हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त वोटिंग वहाँ पर हुई है। मेरे को अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन जिन सीटों में
ज़्यादा वोटिंग हुई है उसमें बल्ली मारान भी एक सीट है जहां पर ज़्यादा वोटिंग हुई है। मुस्लिम बहुल्य इलाका है बल्ली मारान, और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ये माना जा रहा था कि एक तो कि आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है यहाँ पे अगर कांग्रेस ने वोट बहुत सारे काटे तो जो है आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पे मुश्किलें हो सकती। ठीक है, एक और सीट रोहिणी की तरफ चलते हैं, देखते हैं रोहिणी में किस पार्टी का दबदबा। एआई एग्जिट पोल बता रहा है, तस्वीर 2020 की हमने आपके सामने रख दी है। रोहिणी में 2020 में जब आम आदमी पार्टी की आंधी थी तो बीजेपी ने यह सीट निकाली थी, लेकिन एआई एग्जिट पोल 2025 को लेकर क्या कहता है, आइए देखते हैं। इस बार विजेंद्र गुप्ता भी ये सीट यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि सीट जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगी। सर, मिडिल क्लास इलाका है, बहुत सारी बहुत एम्प्लॉइज रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बहुत एम्प्लॉइज हैं, नई कॉलोनियाँ वहाँ पे बसी हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। और मैं मानता हूँ कि इस कारण ही अगर आप देखें तो 2015-2020 दोनों में जो बीजेपी है उसने ये सीट निकाली थी, जबकि 2013 में आम आदमी पार्टी जो है उसने ये जो सीट निकाली थी। तो एक तरह से बीजेपी के प्रभाव वाली सीट है और ये माना जा सकता है कि इस बार भी बीजेपी का यहाँ दबदबा कायम रहे। जी, सारिका जी से अभी तक के जितने सवाल जितने और एक चीज और मैं बोल देता हूँ, विजेंद्र गुप्ता को यहाँ से लड़ाने का फैसला भी शायद ठीक था, क्योंकि अगर आप सारे देखें तो ज्यादातर वैश्य समाज से यहाँ पर जो है कैंडिडेट दिए जाते हैं। यहाँ पे वैश्य समाज का बहुत ज्यादा दबदबा है और साथ में यादव कम्युनिटी जो है यहाँ पर एक निर्णायक भूमिका। सारिका जी और अनंत जी को स्क्रीन पे लीजिए, एक एक रिएक्शन में चाहूंगा। सारिका जी, अभी तक जो सवाल हमने आपके सामने रखे और जो हमने आपके सामने जिन सीटों वीआईपी सीटों का रिजल्ट आपके सामने रखा है उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, जो कुछ सीटों के बारे में तो आपने सही कहा कि जैसे नई दिल्ली सीटें हम बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। हम सौरभ भारद्वाज जैली ग्रेटर कैलाश भी हम अच्छे से निकाल रहे हैं। हम कालका जी भी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप बात करें विश्वास नगर की, रोहिणी सीट की और गोंडा सीट की, तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी हो सकता है कि क्योंकि जितना हम लोगों ने बारीकी लेवल पे काम किया, क्योंकि देखिए मैं इतने सर्वे पे तो क्योंकि मैं एक वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश की महिला विंग की, तो हमने बहुत ही हम एकदम अंदर तक जा करके हम लोग काम करते हैं। बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में, झुग्गी वाली एरिया में, महिलाओं के बीच में हम काम करते हैं। तो हम लोगों को ना अंदाजा काफी हद तक लग जाता है कि आखिर में रुख क्या है। देखिए, बहुत जेंट्स का 40 साल से ऊपर वाला जो वोटर होता है उसका रुख सही से पता नहीं चल पाता है कि वो किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। वो लास्ट मोमेंट तक भी मतलब ओवरऑल आप इसे ठीक मानकर इस एग्जिट पोल को ओवरऑल आप अभी तक ठीक मान रही है, जो हमने वीआईपी सीट्स बताई हैं उसे लेकर? मैं कुछ को तो मैं मान रही हूँ कि आपका एग्जिट पोल सही है, लेकिन कुछ जिसमें जीत गए वो सही है, जिसमें हार गए वो सही नहीं है। अनंत अमित जी थोड़े से जी ठीक है, अनंत अमित जी का एक रिएक्शन, उसके बाद एक ब्रेक पे जाना होगा मैं। जी अनंत अमित जी। जी विवेक जी, विवेक जी, अभी तक का हमने जो आपका जो एग्जिट पोल देखा है तो मैं सभी चीजों से सहमत नहीं हूँ। जहां तक गोंडा की बात है, गोंडा के लोकसभा चुनाव के अंदर मैं इस विधानसभा में काफी दिनों तक मुझे रहने का मौका मिला लोकसभा चुनाव के दौरान, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने लीड किया था तो गोंडा सीट से 86,000 वोटों से लीड किया था। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उसके इर्द गिर्द की भी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और भी अच्छे तरीके से जीतेगी। और जहां तक नई दिल्ली और आपने कालका जी का बताया, तो मैं शायद सहमत नहीं हूं, हो सकता है, लेकिन ये 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि नई दिल्ली में हमने खुद भी रह के हमने बहुत सारे इलाकों में देखा है, जैसा कि राहुल जी बता रहे थे, सही बता रहे थे, हमारे इलाके में झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बहुत है। और जहां तक यश जी बता रहे, तो यश जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दोपहर में संजय सिंह का एक बयान आया, वो वाल्मीकि समाज को लेकर, और जिस तरीके से वो उंगलियां उठा कर और कह रहे थे मैं हाथ जोड़ के वाल्मीकि समाज से प्रार्थना करता हूं कि वोट देने जाए, और उंगली ऐसे दिखा रहे थे और कह रहे थे गिरफ्तारी हुई है, तो हमें आप लेकिन अभी भी पॉजिटिव है नई दिल्ली सीट को लेकर और कालका जी सीट को लेकर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब देखिए 8 तारीख को क्या होता है। हमने एक आंकड़ा पेश करने की कोशिश की है, वो भी प्योर मैथमेटिकल बेस्ड और प्योर साइंस बेस्ड हमने एक आंकड़ा पेश करने की कोशिश की, जिसमें क्वांटिफाई जो डेटा पॉइंट्स है वो हमने दर्शकों के सामने रखा है। बहरहाल अब से चंद मिनटों के अंदर दिल्ली में एआई वाला एग्जिट पोल क्या तस्वीर पेश कर रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना परसेंट देखिए एक बड़ी चीज जो सामने आ रही है इस पूरे उसमें चुनाव में, अगर आप देखेंगे तो ये शायद मेरे जो मेहमान हैं ये भी उस पर ध्यान दे पाएंगे कि यहाँ पर जो वोट परसेंटेज अभी तक दिखाई दिया है, जो वोट परसेंटेज दिखाई दिया है, अगर ये इंप्रूव नहीं हुआ फाइनल टैली में, क्योंकि बाद में चुनाव आयोग दोबारा से टैली करता है और
इम्प्रूव होता है। तो इस बार जो दिल्ली है उसमें जो वोटिंग है वो कम हुई, और क्योंकि ये लगातार बढ़ रही थी। अगर आप देखें, अगर 2008 से आप देखेंगे 2013 में 65.63% थी, 2015 में ये 67.12 थी, 2020 में 62.55 थी, बिल्कुल। अगर ये इम्प्रूव नहीं हुआ तो ये गिरेगी। तो यानी जो झुकाव वोट करने के प्रति लोगों का था वो कम हुआ है, अगर इस तरह से देखेंगे तो इसका कारण तो क्या है? ये तो सर इसको फिर मानेंगे कि जो जो इनकमेंट गवर्नमेंट है उसके फेवर में ये वोटिंग जाएगी, ऐसा परसेप्शन माना जाता है। मैं ये मानता नहीं हूं, क्योंकि देखिए अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो ये कहना कि वो अगेंस्ट गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ क्यों होगा? तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर में डेटा, कितनी सीट आम आदमी पार्टी, कितनी सीट बीजेपी और कितनी सीट कांग्रेस को और कितनी सीट अदर्स के खाते में, वोट शेयर कितना किस पार्टी के लिए रहेगा, यह भी हम दर्शकों को बताएंगे। बस चंद मिनटों का इंतजार कीजिए, पूरी तस्वीर पेश करने वाले हैं दिल्ली की 70 सीटों की। लेकिन देश और दुनिया की हर खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.theindiadaily.com पर। एक ब्रेक फॉर लौट रहे हैं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का। तो जिसका आपको इंतजार था, AI एग्जिट पोल 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, वो तस्वीर अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। किसकी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, किस पार्टी की सीटें बढ़ रही है, किस पार्टी की घट रही हैं, दिल्ली की कमान जनता किसको देने जा रही है। इसके लिए आपको 8 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से आज ही प्रेडिक्ट कर देंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। बिना देर के हुए तस्वीर आपके सामने रखते हैं और नजर डालते हैं 2025 एग्जिट पोल का डेटा क्या कहता है। तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए। आम आदमी पार्टी को 33 से 43 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 27 से 37 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर्स का खाता खुलना मुश्किल है। लेकिन वोट शेयर पर नजर जरूर डालिएगा। कुल सीटें 70, वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे 44 से 50% वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को, 40 से 44% वोट जो है वो बीजेपी को, और अदर्स के खाते में 10 से 12% का वोट शेयर जा सकता है। यानी कि ये अदर्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है इसमें कांग्रेस जो है वो अच्छा खासा वोट इस बार वापस लेती नजर आ रही है, 4% से ऊपर जाती दिख रही है। हो सकता है 7-8% के आसपास वोट गैदर कांग्रेस पार्टी कर रही है, यानी कांग्रेस पार्टी वापस सियासी जमीन यहां बनाती दिख रही है। लेकिन फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाई दर्शकों को। AI एग्जिट पोल, इंडिया डेली का AM एनालिटिक्स एग्जिट पोल आपके सामने। तस्वीर काफी कुछ कह रही है, यानी कि दिल्ली में मामला जो है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में दिख रहा है, लेकिन बीजेपी भी मेजॉरिटी के करीब जा सकती है। अगर मैं कांग्रेस का अगर हम ये बात करें कि कांग्रेस का वोट शेयर इसमें बढ़ेगा, तो मैं इसको कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं मानता कि कांग्रेस के किसी एफर्ट के कारण ये बढ़ेगा। अगर ये वोट शेयर बढ़ा तो ये जो आम आदमी पार्टी से छिटका वोट शेयर है ये कांग्रेस को जाएगा, ना कि कांग्रेस के एफर्ट्स के कारण उसको कोई फायदा होगा। ये साफ है कि अगर आम आदमी पार्टी को विभिन्न कारणों से, और विभिन्न कारण जो है हमने अपने ये जो एग्जिट पोल है इसमें जो है उसमें डाले हैं, और उसी के कारण ये जो है एग्जिट पोल आया है। वो विभिन्न कारण, चाहे करप्शन के चार्जेस हों, वो विभिन्न कारण चाहे सड़कों की जो स्थिति है हमारे दिल्ली में विभिन्न जगहों पर जिस पे लोग बात करते हुए हमें ग्राउंड पे नज़र आए, वो हों, पानी की क्वालिटी, जो पीने के पानी की क्वालिटी का इशू है, वो भी हमने इस जो सर्वे को करते हुए उसको एक फैक्टर लिया था। हमने सीवेज जो है, जो व्यवस्था है, जो सीवेज की व्यवस्था है, जो पानी जो भर जाता है अलग अलग जगहों पर, ये सारे फैक्टर्स डाले हैं। और ये कारण होंगे आम आदमी पार्टी को जिन कारणों पर ध्यान देना होगा अगर वो जीत के आती है दोबारा, ताकि आगे आने वाले बीजेपी मेजॉरिटी के करीब है सर, इस पर क्या कहेंगे? 37 का 27 से 37 10 सीट का मार्जिन लिया है। यश ने, मैं इस पे यश से भी सवाल करूंगा, पहले आप यश इसको ज्यादा बता पाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा, वो तो साफ दिखाई देता है कि बीजेपी जो है वो वोट शेयर जरूर लेके जाएगी। बीजेपी ने बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा है। बीजेपी पहले भी, अगर आप बीजेपी को देखेंगे, बीजेपी जो है एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चुनाव लड़ती है। और आम आदमी पार्टी जो 10 सालों से
सत्ता पे काबिज है, 10 सालों से ज़्यादा ही आप मान लीजिए उसको, जी। वो काबिज है, तो उसके कारण भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उसमें रहेगा कि जो है बीजेपी जो है वो अगर आम आदमी पार्टी के बदलाव के तौर पे कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो बीजेपी की तरफ देखेगा। यश, आपने बहुत बड़ा मार्जिन लिया है। यश अवस्थी, जो कि मैं इंट्रोड्यूस करा दूं दर्शकों को, एएम एनालिटिक्स के फाउंडर हैं, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने बहुत बड़ा मार्जिन लिया है, 33 से 43 10 सीटों का मार्जिन लिया है, फिर 27 से 37 10 सीटों का मार्जिन लिया है, और वोट शेयर में भी आपने जो लगभग 6% 4% के आसपास का मार्जिन लिया, जबकि आप देखेंगे हरियाणा में 0.9% में खेल हो गया था। तो ये डेटा कैसे निकाला आपने, ये जरा बताइए दर्शकों को प्लीज। जी, तो जो डेटा, सबसे पहले तो ये जो चुनाव है नई दिल्ली का, जब हम लोग 8 तारीख को रिजल्ट्स देखेंगे और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिजल्ट्स देख रहे थे, तो ये इतना कांटे का था कि ये प्रति पल, प्रति दिन, प्रति कैंपेन, प्रति स्पीच की हर सेकंड और मिनट में क्या क्या शब्द बोले गए, क्या क्या घोषणा करी गई, उसके आधार पर बदल रहा था। तो यहाँ पे 4 से 5 सीटें ऐसी हैं, पहले हम मार्जिन 4 से 5 ही सीट का लेते, लेकिन 4 से 5 सीटें ऐसी हैं कि आपने अगर कुछ किया तो उसका परिणाम तुरंत ही उन सीटों में कैंडिडेट के जीत और हार को लेके फर्क पड़ रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हमने क्योंकि हर दिन एनालिसिस किया, हर समय एनालिसिस किया। कब से शुरू किया था आपने? जी, ये एनालिसिस हम लोगों ने शुरू किया था पिछले साल अक्टूबर महीने से, इसकी पल्स लेना शुरू कर दी थी। तो अगर मैं आपको 2 मेजर इंस्टेंस बताऊं, 16 जनवरी 2025 को भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे जब रिजल्ट आया तो बीजेपी का मध्य फिगर आ रहा था 28, आम आदमी पार्टी का आ रहा था 40 और कांग्रेस 0 to 1 तक दिखा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिर जब हम धीरे धीरे 26 तारीख से और एग्रेसिव कैंपेनिंग होने लगी और भाषण होने लगे और योजनाएं घोषित होने लगी, तो 24 जनवरी को जब हमने 2:45 के आसपास रात में IST टाइम में निकाला तो बीजेपी की 30 से 38 दिखाने लगा सॉफ्टवेयर और आम आदमी पार्टी 32 से 40 दिखा रहा था, कांग्रेस फिर भी 0 to 1 दिखा रहा था। फिर जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे बजट की घोषणा हुई, तो बजट में एक और चीज हमको पता चली, 19.7% आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, 100 में से 19.7% आदमी वो टिल्ट हुआ है, वो उसका झुकाव हुआ है बीजेपी की तरफ बजट के बाद से। और कल का जो थैंक्स गिविंग मोशन जो था, स्पीच भी थी जो मोदी जी की, और भी जो हम लोग तो सुबह तक एनालिसिस कर रहे थे सॉफ्टवेयर से 5 बजे तक, एक कल वीडियो भी लीक हुई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया कि जो आतिशी जी की जो पीए हैं उन्होंने 5 लाख रुपए पकड़े थे, उसकी वीडियो भी वायरल हुई। तो कितने लोग उसको कब तक देख पाए, सुबह 10 बजे तक कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा जो जेन्युइन थे। तो इतना कांटे का कंपटीशन होता है कि हमको थोड़ा बहुत अपने लिए सिक्योरिटी के लिए मार्जिन चीज और मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव में एक खास बात देखने को मिली कि फ्रीबीज जो देने की प्रथा थी उसको उन्होंने एक साथ घोषणा पत्र नहीं किया, वो मल्टीपल घोषणा पत्र नंबर 1, फिर उसका दूसरा पार्ट, उसका तीसरा पार्ट, इस तरह से दिया गया। तो क्या उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिले? जी, प्रत्येक संकल्प पत्र पर जब वो आम आदमी पार्टी या बीजेपी रिलीज कर रही थी या कांग्रेस रिलीज कर रही थी, बदलाव दिख रहे थे। और कुछ जो मशीनरी काम करती हैं पार्टीज के लिए, जो भी थिंक टैंक होते हैं उनको ये बताया जाता है कि जो जनता, जो हम लोगों ने मूड भांपा है, जनता बड़ी स्केप्टिकल है, बड़ी मतलब हाल तुरंत अपनी ओपिनियन बदलती है। तो जब संकल्प पत्र के 3 किश्त कर देंगे, तो जब तीसरी किश्त आएगी तो भी जनता के मूड पर चुनाव की तारीख तक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये शायद ये इंस्टॉलमेंट आया था, और जो ये इंस्टॉलमेंट लाया और जितनी संकल्प पत्र आगे बढ़ते गए और जितनी उसमें फ्रीबीज मिली, तो जब लास्ट वाले संकल्प पत्र में जिसकी ज्यादा फ्रीबीज थी उसका ज्यादा इमोशंस पर प्रभाव पड़ा। मेरा आपने मेरे सवाल का आंसर नहीं किया। आपने 10 सीटों का मार्जिन किस लिहाज से रखा है? जी, 10 सीटों का मार्जिन इस लिहाज से रखा कि अगर मैं लग रहा है 10 सीट वो सीटें हैं जो किधर भी जा सकती हैं। जी, 10 में से 4 सीटें तो इतनी नजदीक हैं कि वो हो सकता है कि शाम को 4 से 6 बजे वोटर्स निकल गए हों और उन्होंने वोट कर दिया हो, तो यहां से फ्लक्चुएट हो जाए। तो अगर वो 4 सीट हटा दें, तो हम लोग मीडियन अगर फिगर बता दें तो वो तकरीबन इतना ही आ रहा था, इसीलिए 10 सीट का मार्जिन लेना ही पड़ा, क्योंकि 4 से 5 सीट बहुत क्लोज जाएंगी 8 तारीख को। बहुत ज्यादा सेफ नहीं खेल रहे आप, इतना बड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं। नहीं, अगर हम मीडियन फिगर भी आपको बता दें तो वो भी 33 के आसपास। जी, तो मीडियन फिगर जब बीजेपी का निकाल रहे थे हम लोग, तो वो 32-33 आ रहा था। ग्राफ निकलते हैं तो ग्राफ टिल्ट भी हो रहे थे। विश्वास मानिए, एक फिगर आया 35.99995, दैट मींस 36 आया बीजेपी का एक पॉइंट पर। तो जब हम लोग उतना टिल्ट ले रहे थे तो 2-4 सीट्स हमको सेफ मजबूरी में, क्योंकि जनता ही अभी निश्चित नहीं है। जब आप क्वेश्चन और मीडियन फिगर आम आदमी पार्टी का क्या आपके लिए? मीडियन फिगर आम आदमी पार्टी का जब आया था वो आया था 34 से 37 तक, ये मीडियन रेंज थी। इसीलिए जब वो पूरी रेंज निकली तो वो 33 से 43 में। तो ये अगर सीटें, अगर यश हम बात करें, 50-50 में फंसा दिया सर। मैं ये बोल रहा हूँ यश, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये सीटें, कोई भी सीट कहीं जा सकती है, ये पिछली वाली सीटों से किस तरह से अलग है? जैसे
मुझे ये पता है कि 5000 से वोटों के अंतर से कम सीटें जो थी, 9 सीटें लगभग ऐसी थी जो 5000 वोटों से कम अंतर पर जीती गई थी, चाहे वो बीजेपी ने जीती वो आपने, ज़्यादातर आपने ऐसा जीती थी, जिसमें से बिजवासन की सीट थी केवल 753 वोट से जीती गई। उसके बाद लक्ष्मीनगर की सीट थी, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, 880 वोटों से जीती गई। ये जो सीटें हैं, इस तरह की सीटें हैं, इसमें कैसे दिखाई दिया? पटपागंज 1000 मतलब 3000 का था, जी 3207। जी जी, तो जैसे आपने बिजवासन सीट का बताया, जब हम लोग पूरे एमएलए सीट्स का एक ग्रुप के रूप में कर रहे थे, तो हम लोग एक मार्जिन लाइन रखते हैं कि ये मार्जिन लाइन के ऊपर कैंडिडेट निकला मतलब ये निकल गया कैंडिडेट, ये विनर हो जाएगा। लेकिन तब समस्या आ जाती है जब वो मार्जिन लाइन को समय अनुसार हर दिन कभी ये लाइन टच करे, कभी एक कैंडिडेट टच करे या कभी दूसरा कैंडिडेट टच करे। तो जब इतना फ्लक्चुएशन होता है तो हमको पता है यहाँ के सीट के जो वोटर्स हैं ये हर घंटे में इम्पैक्ट डालेंगे, हर घंटे को प्रभाव डालेंगे। और जैसे कि सर ने अभी बताया, राहुल सर ने, कि 9 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम मार्जिन पे थी, बिजवासन की सीट का नाम लिया, तो ये कुछ आप 751 सर बात कर रहे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है अपनी टीम के एनालिसिस पे, यहाँ कुछ सीट आएंगी जो 400 वोट 461 वोटों के अंतर से भी कैंडिडेट जीत और हार रहे थे। नहीं, एक इंपॉर्टेंट बात सर मैं जो कोट करना चाह रहा था, 2020 का वोट शेयर अगर आप देखेंगे बीजेपी का 38.5% था, इस बार 40 से 44% आ रहा है, वो बढ़ता गया। अगर आप 8 ही थी, देखिए तो ये जो क्लोज फाइट वाली सीट है जिसको आप बता रहे हैं, अगर वो 2.5-3% के स्विंग वोटर्स उसमें है तो वो सीट बढ़ के ये तो देखो, ये सीटें कहीं पे भी जा सकती हैं। अगर मैं बिजवासन की सीट की बात करूं, मैंने आपको बोला 753 वोट्स थे, लक्ष्मीनगर 880 वोटों से जो है बीजेपी जीत गई थी, बिजवासन आप जीती थी। आदर्श नगर की सीट है 1589, ये आप जीत गई थी। कस्तूरबा नगर की सीट है वो जो है 3165 से आप जीती थी। तो इसी तरह पटपागंज की सीट मैंने, हम शालीमार की भी सीट, बदरपुर की सीट, छतरपुर की सीट, कृष्णानगर की सीट, ये सारी ऐसी सीटें जो किसी साइड भी जा सकती जी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवमोहन प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे और रिएक्शन चाहेंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे। और टैली स्क्रीन पर लगातार रखिएगा, जो AM एनालिटिक्स इंडिया डेली का एग्जिट पोल है उसकी टैली स्क्रीन पर कंटिन्यू रखिए, PCR प्लीज। और सबसे पहले अवस्थी जी आपका रिएक्शन चाहेंगे इस पर। अवस्थी जी, देखिए, जैसा हमने चाहा था कि हमको कम से कम 42 सीटें मिलेंगी, और अभी के जो सभी पहले जो बड़ी कंपनियों के जो सर्वे करती हैं उसका हम एवरेज निकाल लें तो हमारा 42 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। और हमने ये कैलकुलेशन और किया था, वो कैलकुलेशन ऐसा किया था कि आम आदमी पार्टी का जब वोट परसेंटेज कम होगा तो ऐसा नहीं है कि वो 2% 4% कम होगा, वो कम से कम 10% कम होगा, क्योंकि 4% लोएस्ट था कांग्रेस का। हमको लग रहा था कि वो 8% या 10% होगा, 5-6% वहां जाएगा। और मिडिल क्लास और बहुत बड़ा तबका झुग्गी झोपड़ियों का वो हमारे पास आएगा। इसलिए हमारे को एक्सपेक्टेशन था कि जो हमने लोकसभा में 56% का वोट शेयर लिया, जब इन दोनों लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है तब हमको 56 आया। यदि ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो हमारा वोट परसेंट 46 से 49 के बीच में होना चाहिए, और यदि वो 46 के आसपास आता है तो हम 52 तक चले जाते हैं। ऐसा हमारा कैलकुलेशन है, हम भी यही वर्किंग करते हैं जो आप लोग करते हो जी। पर हमारे को जो 3 चीजें लगी, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी का एक महीने का जो बिहेवियर, आपने बड़ा अच्छा दिलचस्प पॉइंट बोला था, मैं उसी जगह पे ले जा रहा हूं। देखिए शुभेंदु जी, रुक जाओ, मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात हो जाए। राहुल शुभेंदु जी, अभी आ रहा हूं आपकी बात में, हमारा आ रहा हूं। अरे मैं आप ही के बात में एक चीज जोड़ रहा हूं। अभी चूंकि आपने एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट उठाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के भी लड़ी तो लोकसभा चुनाव में नहीं परिणाम निकला। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही राहुल जी यहाँ पे चीज रख रहे थे यहाँ पे कि कांग्रेस को कौन से वोट गए हैं। कांग्रेस को वो वोट गए हैं जो कि कहीं कहीं आम आदमी पार्टी से लोग नाराज थे और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे। अगर ये फॉर्मूला पे आप मान के रखिए तब तो फिर इसका निष्कर्ष देखिए ये निकलता है कि अगर ये दोनों मिलकर लड़ते तो फिर तो आपके लिए स्थितियां आसान हो जाती। यानी ये त्रिकोण बनाने के, इस त्रिकोण से आपके लिए कहीं कहीं कठिनाई बनी है उस पॉइंट पे। देखो राहुल जी, आपका अपना एनालिसिस होगा, मेरा अपना एनालिसिस है, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं पूरी बात को खत्म करने दीजिए मेरी, फिर आप जरूर बोलिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, हमारे पार्टी का ऐसा मानना है कि ये जो हमारे को 48% सीट मिल रही हैं, 48% वोट मिल रहे हैं,
उसमें हमारी सीटें 42 से लेके 52 के बीच में आई हैं। अब एक बड़ा फैक्टर है एक और, कि कांग्रेस ने बीच में चुनाव प्रचार करना बंद कर दिया। जब अजय माकन जी ने एंटी नेशनलिस्ट कहा था, उसके बाद अजय माकन जी 15 दिन के लिए गायब हो गए और कांग्रेस को किस डायरेक्शन में चलना है, तो हमको डाउट भी आया कि कहीं पीछे के दरवाजे से कहीं कोई समझौता तो नहीं हो गया है। चलिए मैं पर अंत में आज के उसमें मेरा कहना है जल्दी से कि हम सरकार बना रहे हैं और राहुल लाल जी आपको जरूर बुलाएंगे मिठाई खिलाने के लिए। राहुल लाल जी जल्दी से 10 सेकंड में आम आदमी पार्टी का रिएक्शन चाहता हूं ना इसमें। मैं 10 सेकंड में खाली कह दूं, शुभेंदु जी क्या कह रहे हैं कि वो उन्होंने अलग अलग बहुत सारे एग्जिट पोल्स को उन्होंने जोड़ लिए। देखिए शुभेंदु जी, जो दूसरे एग्जिट पोल अपने आप अनुमान है, लेकिन साइंटिफिक अनुमान वाला मामला और जो दूसरे लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं नाम नहीं ले रहा किसी एजेंसी का, 2020 में 12 बड़ी एजेंसियों में से केवल एक एजेंसी का ही एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सही हो पाया था। तो आप दूसरे एजेंसियों का आंकड़ा देख देख के आप खुश होना, तो आप खुश हो सकते हैं। खुश नहीं हो रहा मैं, आपका डिबेट है आज का टॉपिक एग्जिट पोल पे, इसलिए बात कर रहा हूं। हम तो परसों का इंतजार करेंगे। पुराने आंकड़े में पोल्स बता रहे हैं, उसमें क्या एतराज है? ठीक है, मैं देव मोहन का एक रिएक्शन ले लेता हूं। जो भाजपा हमारे प्रवक्ता है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि लोकसभा के समय एग्जिट पोल पे आप विश्वास नहीं रख रहे थे, लेकिन अभी विश्वास रख रहे हैं। तो बड़ा फर्क होता है कि एग्जिट पोल पर कब विश्वास करना है पार्टी को, कब नहीं करना है, तो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन बात ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो हमारा जो सारा एग्जिट पोल है, उसमें हम एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चाहे जो भी हो नुकसान हो रहा है और बीजेपी को वोट शेयर में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कितना नुकसान और कितना फ़ायदा, इस पे ही सिर्फ पूरी डिबेट है। और ये जो दिखाता है हमारा एग्जिट पोल, वो ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन वो सरकार बना ले जाएगी, ये हमारा एग्जिट पोल जरूर कह रहा है। ठीक है, मैं देव मोहन जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए। देव मोहन जी कैसे देख रहे हैं आप इसे? आपको मेजॉरिटी है लेकिन टफ फाइट है। सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, हम लोग लगातार 2015 में भी, 2013 में भी, 2020 में भी, अब 2025 में भी हम बहुत सारे एग्जिट पोल, बहुत सारे सर्वे देख रहे हैं। हमने हर बार झुटलाया है। जब रिजल्ट आया है तो वो एकदम एग्जिट पोल से, ओपिनियन पोल से डिफरेंट आया है। पिछली बार भी यही हुआ था और हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बहुत सारे चैनलों पे, और आपने भी एक सर्वे दिखाया, एक दो सर्वे दिखाए थे जिसमें 2/3 बहुमत से हम सरकार बना रहे थे। हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली का जो गरीब तबका है, दिल्ली की जो महिलाएं हैं, दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं, वो सभी अपने लाल अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इस इलेक्शन में भी साथ खड़े हैं और जिस दिन रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, आप देखिएगा कि हम 50 से भी ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ठीक बात है, लेकिन आपने ओपिनियन पोल की, देवमोहन जी आपने ओपिनियन पोल की बात की। ओपिनियन पोल के बाद जो डेटा इनपुट इस एग्जिट पोल में लिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम से, उसमें 12 लाख वाली छूट है मिडिल क्लास को, बीजेपी का संकल्प पत्र है 1, 2, 3 और बाकी और फैक्टर्स हैं जो बाद में इसमें ऐड किए गए, उसके बाद ये एग्जिट पोल है। तो ये दोनों में फर्क है, बेसिक फर्क है। एक बात तो देवमोहन जी भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, वरना वो ये कहते कि हमारे को 60-65 सीटें आएंगी। वो ये बात तो मानेंगे आप कि आपको इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, वरना आप ये नहीं कहते कि हमारे को 50 सीटों से ज्यादा आएगी। नहीं। तो एक बात नहीं, केजरीवाल जी ने खुद कहा कि 55 सीटें तक आएंगी, तो खैर ये आपका भी आंकलन है कि नुकसान होगा, लेकिन ये बात सही है कि आपका आंकलन और हमारा जो एग्जिट पोल है, ये दोनों ये कहता है कि आपकी सरकार बन जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, 2-4 सीटों का ऊपर नीचे होना मतलब वो मायने नहीं रखता है। हम ये बता रहे हैं कि दिल्ली की जनता आज भी भरोसा करती है प्रचंड बहुमत से। 50+ सीटों का मतलब ये थोड़ा है कि 51 सीटें आएंगी। मैं आपको आपके जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जितना ओपिनियन पोल जो आपने दिखाया था, उस बेसिस पे भी बता रहा हूं, और जितना हमारा बूथ लेवल से और सारी चीजें देख रहे कार्यकर्ताओं से इनपुट है और विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता साथ देती है। जो भी गरीब तबका है, झुग्गियों में रहने वाले लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ये सब लोग अरविंद केजरीवाल जी पे भरोसा करते हैं। और दिल्ली की जनता ने वोट दिया है शिक्षा के नाम पे, हर चीज
की है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो मैं बता रहा हूं कि पिछली बार भी यही हुआ था। 2020 में क्या हुआ था आपने देखा, तब आपके सामने। 2015 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था। अब शुभेंदु शेखर अवस्थी जी एकदम लोकसभा से जोड़ के बताने लगते हैं, इनका 27 साल का जो ये सफर कटा है, ये 32 साल का होने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं आपके चैनल पर 50+ सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार आप मेजॉरिटी की बात करें, हम भी मेजॉरिटी की बात करें, लेकिन मामला 12 बजते अभी भी थोड़ा सा 50-50 जैसा लग रहा है। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। मुझे लग रहा है कि जो सारे सर्वे हैं, सबसे सटीक सर्वे जो है और सबसे राहत देने वाला सर्वे आम आदमी पार्टी के लिए वास्तव में ये जो हम दिखा रहे हैं इंडिया डेली पे, ये यही है। और इसमें अगर मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सर्वे में तो धज्जियां उड़ाई गई, मैंने से सुना, हालांकि मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं तो अपनी स्टडी बाकी में तो आम आदमी पार्टी गायब हो चुकी है मानचित्र से, दिल्ली के मानचित्र से गायब हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, और मैं कह रहा हूं कि अगर सर्वे में ही नहीं अभी अगर बीजेपी को आप अगर एआई के माध्यम से सर्वे जो दिखाया जा रहा है, मैं मेरा मानना है अगर बीजेपी इसमें 30 का आंकड़ा छू रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अगर 30 तक भारतीय जनता पार्टी सर्वे में नहीं आते, और इसका प्रमाण आप लोग ही हैं। आप बता दीजिए मुझे, किसी बार हम लोग सर्वे में आए हो, एग्जिट पोल में आए हो, और हर बार सरकार में आए कि नहीं आए। कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी दिल्ली में, ये आप समझिए। और इस सर्वे में 27 से 37 तक भारतीय जनता पार्टी को सर्वे में आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर 30 वाले आंकड़े को छू लेती है तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर बड़ी 6 तारीख और 7 तारीख मैं कह रहा हूं दावे के साथ इस बात को। जी, पर बीजेपी प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं इस बात को रह गए थे। देखिए, बीजेपी पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आरोप लगा रहे हैं तोड़फोड़ का, और बीजेपी प्रवक्ता हमारे मुस्कुरा रहे हैं उस पे। देखिए, इन्हें मुस्कुराना ही है, अगले 5 साल भी ये मुस्कुराते रहेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जानते हैं कि 27 साल का इंतजार 32 साल में बदल चुका है। शुभेंदु जी, अवस्थी जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई। हाँ, आ रही बोलिए। सबका सोचना अपने अपने तरीके से होता है। मोहन जी अपनी तरीके से सोच लें, राहुल लाल जी अपनी तरीके से सोच लें, हम भी अपनी तरीके से सोच लेते हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि फिर से मैं कह रहा हूं कि जो वोट परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का ड्रास्टिकली डाउन होगा। और जैसा एक हमारे जो इस टीम में बैठे हुए हैं उनका कहना है कि हम 30 पहुंचेंगे, तो हम 30 नहीं पहुंचेंगे, हम 42 पहुंचेंगे। क्योंकि जब डाउन हो रहा है, मिडिल क्लास वोट दे नहीं रहा, महिलाओं के ऊपर को अभी डाउट है कि आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे, क्योंकि 2 बार झूठा हो चुका पंजाब और लोकसभा का चुनाव। पब्लिक में ये कंफ्यूजन है कि ये कांग्रेस के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये 3-4 चीजें। और एक हफ्ते से जो केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कि मशीनें सेट हो गई हैं, ईवीएम 10% के लिए तय करी गई हैं, और आप 15% गुंडे भेजे थे सर, गुंडा बता रहे थे, पत्रकारों को पीट रहे थे आप। फिर भी हाँ, अब बहुत भी बात शादी, कोई गुंडा कह रहा है, उनके जेब में से पैसे निकल रहे हैं, उनके पीए के पास से 5 लाख की 15 लाख। भाई ये सब चुनाव के अंदर आपने वोट खरीदने का काम किया। देखिए शुभेंदु जी, अब तो थोड़ा सच बोलना शुरू करिए। बीच में नहीं बोलता मैं मेरी खाली बात सुन लो। शायद केजरीवाल जी भी अपनी सीट ना बचा पाए। ऐसा परिणाम को भी आप तैयार रहना देखने के लिए, क्योंकि मेरा पॉइंट आज जो मैं बोल रहा हूं इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, आर्काइव में। हम परसों फिर से बैठेंगे इसी चैनल के ऊपर, और ये बात जो मैं कह रहा हूं ये मैंने जमीन पे जाके देखा है। हम ऐसा नहीं कह रहे। केजरीवाल जी को अपनी ही लोकसभा में, अपनी ही विधानसभा में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिले, इसलिए पंजाब से एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। आप तो खाली केजरीवाल जी की सीट पे शुभेंदु जी सिमटे हुए हैं। जंगपुरा सीट पे मनीष सिसोदिया भी संकट के घेरे में हैं। मनीष सिसोदिया भी अपने सीट पे संकट के घेरे में फंसे हुए हैं। मनीष सिसोदिया जी, मैं आप उसको भी जोड़ लीजिए, मैंने वहां पे ग्राउंड पर देखा। जंगपुरा कौन जीत रहा? आप लोग जीत रहेगा। मैं देखिए, अब यही तो, अब आप, मैं कह रहा हूँ सीट फंसे हुई सीट है, अब आप उसको परिणाम के लिए रहने दीजिए कौन जीत रहा है। लेकिन एक चीज वो देखिए, यहाँ पे शुभेंदु जी सुन लीजिए, बड़ा ध्यान से सुना है मैंने। यदि वो हार रहे हैं तो हम 52 सीटों पर सरकार बना रहे हैं। शुभेंदु जी अब सुनिए, 52 सीटों पर
देखिए एक चीज मैं बता दूं कि 30 पे सरकार बना लेंगे, 52 तो दूर की बात है। ये आप ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग 2013 में किस तरह की बात कर रहे मैं हैं? एक बात बता रहा हूँ, 2013 20 में सीटों पर सरकार बनाने का मतलब क्या है? 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की आप उससे मुझे अरविंद बताइए, केजरीवाल सिर्फ एक्सप्लेन कीजिए, और आम आप आदमी इधर पार्टी उधर का मत जाइए जन्म आप। हुआ। क्या मैं अब एक 20 सीटों आंकड़ा पर- जी। मेरे जो गेस्ट हैं उनको दे देता हूं। आप ये ध्यान रखिएगा 2008 से जंगपुरा कभी जीती नहीं बीजेपी। नहीं, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि 20 सीटों पर सरकार बना लेंगे। तो आप कमाल के बात कर रहे हैं कि जंगपुरा में जीत जाएंगे। पिछले 3 चुनावों में आम आदमी सपना देखना भी बंद कर दे क्या? मनीष सिसोदिया मान के गए थे, वो सुरक्षा घेरा उनके लिए उपलब्ध नहीं है आज के समय में। 27 साल से दिल्ली में नहीं जीते, मैं हार गया तो क्या 2008 होगा? के बाद जंगपुरा नहीं जीते। सोचिए ना कितने बड़े बड़े हर सपने चुनाव हैं। अलग अलग होते हैं भाई, आप पुराना रिकॉर्ड के आधार ना पर ये नहीं बन सकते। जंगपुरा जीत रहे हैं, ना ये चुनाव दिल्ली में जीत अपने रहे हैं। अलग अलग नेचर भी होता है उसका। और पटपटगंज एक से चीज भागे ना आप, मेरी बात सुनिए, पटपटगंज से भागे मनीष सिसोदिया, हारते हारते बचे थे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा है जंगपुरा में, फराज सूरी जी ने, हम जरूर जीत रहे हैं। और इसका रिपोर्ट आप देख लेना, परसों आपको मिलेगा। चलिए शुभेंदु जी ये बता दीजिए कि जो इस वक्त वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, जो वोट डाले गए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है दिल्ली वालों ने कम वोट डाले हैं। तो आपके फेवर में कम डाले या आपके अगेंस्ट कम डाले? देखिए हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इसके आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बीइंग वेडनेसडे हमको लगता था कि लोग वोट डालेंगे आके, क्योंकि कोई वीकेंड भी नहीं है, कोई छुट्टी भी नहीं मिल सकती है, कोई क्लब नहीं हो रही थी छुट्टी, तो हमको लग रहा था 2-2.5% वोट और बढ़ेगा। बट ये जो 50 के ऊपर जब भी फिगर जाती है तो बड़ा डिसीजिव मैंडेट आता है, ऐसा मेरा मानना है। जी देवमोहन जी, अगर यही मैं आपसे सवाल पूछना चाहूं कि आपको क्यों लगता है जो अभी अगर ये आंकड़े सुधरे नहीं, चुनाव आयोग ने जब रिकंसाइल किया तो ये अगर सुधरे नहीं, तो ऐसा लगता है दिल्ली वालों ने कम वोट डाला है, तो आम आदमी पार्टी के प्रति उदासीन थे या कॉन्फिडेंट थे बहुत ज्यादा? देखिए वोटर्स, मुझे लगता है कि 1-2% और वोट डल सकता था, अनुमान तो यही था। लेकिन ठीक है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही है दिल्ली की जनता, और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी बड़े प्यार से, बड़े ही आराम से इस बार सरकार बनाने जा रही है। रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 2 से 3 दिन रुक, 8 तारीख को सुबह 12 बजे। देवमोहन जी जी राहुल लाल जी, एक चीज नहीं, और नहीं, देखने को जो मिली, हम लोग शुभेंदु जी, हम लोग कांग्रेस नहीं है, हम लोग कांग्रेस नहीं है। हम लोग बड़ी ही सतर्कता से चुनाव को लड़ते हैं। हर चुनाव को बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही सतर्क होके और अच्छे तरीके से लड़ने का काम करते हैं। चर्चा को और इसीलिए इसको हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं बनाइएगा। ये दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है। आपको खुशी होगी जो मैं एक बात बोलने वाला हूँ। मेरे यहाँ पर यश अवस्थी जो हैं, जो इन्होंने सर्वे जो ये किया है, यश एक चीज और देखने को मिली है, जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां पर वोटिंग जो है ज्यादा हुई। मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था। तो इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग ज्यादा हुई है, और इससे बीजेपी को थोड़ा डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। तो हमारे तो कैलकुलेशन में ही नहीं है। नहीं, जब आप, मैं अपने गेस्ट से ले लेता हूँ, फिर आपके पास है। जी, जब आप इवेल्युएट करते हैं तो आपको ये भी आइडिया रखना चाहते हैं, हम लोग ये भी आइडिया रखते हैं कि 5 या 6 जब जितना भी टाइम है वोटिंग का, तब तक कितने प्रतिशत वोट किस जाति की, किस धर्म की होने की संभावना है। तो हम लोगों को ये पता था कि मुस्लिम वोटर्स निकलेंगे, और मुस्लिम वोटर्स इतने निकले कि जो हम लोग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है कि 10 में से 2.4 से 4, अर्थात हर 100 में से 2.4 से 4, अर्थात हर 100 में से 2 से 4 मुस्लिम्स हैं जिनके वोट बीजेपी को पहुंच रहे थे। अन्यथा बाकी 96 से 97% वोट जो हैं या तो आम आदमी पार्टी को पहुंच रहे थे, या कांग्रेस को पहुंच रहे थे, या अन्य किसी लीडर को पहुंच रहे थे। और जितना वोट प्रतिशत मुस्लिम्स का बढ़ रहा था, उतना ही वोट बैंक जो है मुस्लिम्स द्वारा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के ही खाते में ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ये जो वोटिंग हुई है, ये अपेक्षा के अनुरूप हुई है। हमें अपेक्षा थी कि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है, मुस्लिम वोटर्स ने ज्यादा जो आम आदमी पार्टी को वोट डाला, या फिर जो ये एक एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों में सेंध लगाएगी, वो हुआ?
जितना बीजेपी ने स्ट्रांगली इस कैंपेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट में लड़ा है, जो हमको दिखा है इवैल्यूएशंस में, अगर मुस्लिम्स इतना नहीं निकलता, अगर मुस्लिम वोटर्स इतने नहीं आते, तो शायद ये आंकड़ा आराम से 40 से 44 तक रेंज दिखा रहा था, जब हमने वो पैरामीटर ही हटा दिया। तो इसका मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादा निकलने के कारण ही आपको ये पॉइंटर्स दिख रहे हैं जो हम लोग इंडिया डेली लाइफ के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मुस्लिम वोटर्स ने ये ठान लिया था कि जब हम वोट देंगे तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे। मैं स्टेटिस्टिकल आंकड़ा आपको दे देता हूँ, 90% मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों के अनुरूप, ये मन बना लिए थे कि वोट देना है तो आम आदमी पार्टी को देना है। हमारा जो सर्वे कह रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक्ड है, कि भाई 10% ही वोटर सोच रहे थे कि अन्य या कांग्रेस को देंगे। मुस्लिम वोटर्स ये जानते थे कि कांग्रेस और अन्य को देना का मतलब उनके अनुरूप वोट की बर्बादी है। तो सौरभ, अगर आप इसको एक चीज इसी में उठा लूं, तो आपने बड़ा अच्छा सा गंभीर मुद्दा उठाया है। देखिए, ये एक चीज तो स्पष्ट है कि मॉर्निंग से ही हम लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स का जो है, जहां जहां भी वो उनका पॉकेट्स है, उसमें बहुत ही 11 सीटें हैं। मैं तो साफ कर देता हूं आपको, 11 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुतायत में हैं और जहां पर इस तरह की वोटिंग जो है वो पैटर्न देखने को मिला। नहीं, 11 तो उनके बहुतायत वाली सीटें हैं, लेकिन जहां पे कम संख्या में भी हैं, लेकिन वो सुबह ही मॉर्निंग में जो है कि वो लाइन में लगे हुए दिखे हैं। तो एक चीज तो यह है कि उनके तरफ से एग्रेसिव वोटिंग हुआ है, वो हम लोग लोकसभा में भी देख रहे थे और अभी विधानसभा में भी नजर आई। लेकिन ओवरऑल जब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि 2020 से वोटिंग प्रतिशत कम है, तो महत्वपूर्ण चीज यह है कि मुस्लिम वोटर, अल्पसंख्यक वोटर तो वोट कर रहा है, लेकिन वोट नहीं करने वाला समूह कौन है जो संख्या घटी है? क्या वो आम आदमी पार्टी से नाराज लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से प्रति नाराज लोग हैं, या कांग्रेस के नाराज लोग हैं? कांग्रेस का तो वोट ही जो है कि शेयर पिछले बार 4% का वोट शेयर था। तो मुझे उस जगह पे लग रहा है कि जो मध्यम वर्ग वाला हिस्सा है, जिसको कि जो कि बीजेपी से खुश भी था और वो वोटिंग स्थल तक नहीं पहुंचा है, तो एक तरह से जो विरोधी वर्ग है वो तो वोट तक पहुंचा है, बीजेपी विरोधी वोट। बीजेपी समर्थकों में हमें लग रहा है कि वो लोकसभा में भी ये ट्रेंड दिखा। शुभेंदु जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या ये जो 11 सीटों पर ट्रेंड दिखाई देता है, क्या आप मानते हैं कि ये 11 सीटें तो आपके हाथ से गई हैं? तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते नहीं है इन 11 सीटों को। ये आप पहले से माइनस करके चल रहे हैं इनको? कुछ आ गया तो वो हमारी प्लस होगा, अदरवाइज हमने उसको कैलकुलेशन में ही नहीं लिया। जी सौरभ जी। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो राहुल लाल जी का आकलन है, ये आकलन सही नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि जो बड़े मेट्रो शहर हैं उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज में गिरावट आती जा रही है, और शहर के लोग जो है, क्योंकि हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था, गांव के लोग तो बढ़ चढ़ करके वोट में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, लेकिन शहरी जो लोग हैं वो लगातार जो है उनकी निराशा बढ़ रही है, चाहे चुनाव को लेकर के हो या उदासीनता कह सकते हैं, उदासीनता कह लीजिए, निराशा वही शब्द है। तो मैं ये झुग्गियों का वोटिंग टर्नआउट कैसा मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, झुग्गियों का जो आप वोटिंग की बात कर रहे हैं वो तो आपको आंकड़ों में दिखाई दे रहा है ना। अभी हम नई दिल्ली सीट पे बात कर रहे हैं, तो नई दिल्ली पे हम कह तो रहे हैं, जहां पे एक बड़ा वर्ग सरकारी कर्मचारी का रहता है, उससे कहीं ज्यादा एक बड़ा वर्ग जो है झुग्गी झोपड़ी वाला है, वो अभी जो है, और उसी झुग्गी झोपड़ी के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी की जीत जो है, सुन लीजिए, उसी के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी की जीत बताई जाए। वो कौन है जो नहीं जा रहा? वोटिंग परसेंटेज जो घटा हुआ दिख रहा है वो वही है जो मिडिल क्लास के ऊपर के लोग हैं। यही बात मैं भी कह रहा हूं, लेकिन असहमत कहां से? यही बात तो मैं कह रहा हूं कि और वो लगातार जो है वो वोट नहीं कर रहे हैं, लगातार उनको वोट नहीं कर रहे हैं। इस बारे में कोई आपने डेटा निकाला क्या कि जो दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं रखती है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है मुस्लिम वोटर्स। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक मुस्लिम वोटर्स और एक लो इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास पीपल, तो मुस्लिम वोटर्स का जो हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला था, मैंने अभी जैसे दर्शकों को बताया कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं अगर नहीं आ रहे थे तो बीजेपी 44 के आसपास मीडियन ऑन एन एवरेज सीटें हासिल कर रही थी। हमने वोटर्स एक्सपेक्टेशन, वोटर टर्नआउट जितना होता है शाम के 6 बजे तक, उतना एवेल्युएट करने की कोशिश की कि किस किस जाति का, किस किस धर्म का कितना वोटर निकल सकता है बाहर। तो हम लोगों को ये अपेक्षा थी कि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा निकलेंगे, वो ज्यादा निकले। और ये बात हम लोगों ने कहा है कि 90% वोटर्स ने मुस्लिम्स के एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को ही दिया है। 10% वोटर्स जो थे जिन्होंने वोट अन्य को दिया बीजेपी से हटके, वही कांग्रेस और अन्य में गए हैं। और हर 100 में से 2 से 4 मुस्लिम वोटर्स ही हैं जिनके वोट बीजेपी को मिल रहे हैं, अन्यथा किसी के मिल नहीं रहे हैं। और मिडिल क्लास में मैं एक आपको फैक्ट आंकड़ा बताता हूं कि जब आप 2015-2020 की बात करें, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो बीजेपी का ऑन एन एवरेज 35.3% वोट मिला था।
और जबकि आप यहीं पर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में पिछले 3 जो चुनाव हुए हैं उसमें 55% ऑन एन एवरेज वोट मिला है दिल्ली में। तो जो ये अंतर आया है 19.7% का, उसमें मेजॉरिटी अंतर मिडिल क्लास का ही है, जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये मान के बैठे थे कि हमको आम आदमी पार्टी केजरीवाल को वोट देना है। और उस 19.7% व्यक्तियों में बीजेपी को 7.15 का इंक्रीमेंट मिला। यही बात मैं कह रहा हूं कि जो हम लोगों का रिजल्ट यश, 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पूर्वांचली वोटर्स, बहुत बात हुई पूर्वांचलियों को किसने गलत कहा, किसने उनका अपमान कर दिया। 20 सीटें ऐसी मानी जाती है जहां पर प्रभाव है पूर्वांचलियों का, और मेरे हिसाब से 13 ऐसी सीटें जिसपे वो डिसाइसिव हैं, जिसकी तरफ जाएंगे वो जीतेगा। तो ऐसी सीटों पे आप क्या मानते हैं, जितने जो विवाद हुए पूर्वांचलियों को बयान को लेकर, किस तरह से वो बदला या नहीं बदला? जी, तो बदला तो ऐसा था कि अगर हम लोग पिछला आधार पे ट्रैक रिकॉर्ड पे देखें और फिर मापे कि अभी वर्तमान में भविष्य क्या हो सकता है 8 तारीख को आज की वोटिंग के आधार पे, तो ये मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो हैं ये बीजेपी ने इससे लाभ तो लिया ही है किसी ना किसी रूप में। जो हमारा एआई कह रहा है कि आपको वोट प्रतिशत का जो जंप दिख रहा है और सीट्स का जंप दिख रहा है, ये कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पे टाइट कंपटीशन था और बीजेपी कुछ हासिल नहीं कर पाई थी पिछले 2020 के भी चुनाव में और 15 के भी चुनाव में। इस बार शायद जो वो कम अंतर था उसके कारण वोट प्रतिशत में ने तो 6% के आसपास जंप मारी है, लेकिन सीटों ने बहुत जंप मारी है, क्योंकि ये डिसाइसिव सीट जैसा आपने बताया वहां पर वोट बैंक बीजेपी का बड़ा है। अच्छा, एक सवाल और जल्दी से, योगी जी के दौरे को क्या इवैल्यूएट, अवस्थी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, योगी जी के दौरे को क्या इवैल्यूएट किया था आप लोगों ने, योगी जी की रैलियां जो हुई दिल्ली में? जी, योगी जी के, हेमंत बिश्व शर्मा जी के, जितने भी सीएम कैंडिडेट्स आए थे, अखिलेश यादव जी के, जो ममता जी जो बंगाल की सीएम, वो पार्टी वाइज बताइए किसको कितना, योगी जी के दिल्ली आने से कितना इंपैक्ट हुआ? जी, योगी जी के दिल्ली आने से धर्म का ध्रुवीकरण होता है, हमारा एआई निकाल रहा है। और योगी जी जैसी आए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल क्लास जो था वो सिर्फ अब मिडिल क्लास के विषय में नहीं सोच रहा था, बजट के विषय में नहीं सोच रहा था, उनके इमोशंस रिलीजन के आधार पे आ रहे थे। तो योगी जी की रैली हमारी मैथमेटिकल भाषा में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजन। जहां जहां योगी जी गए हैं वहां मतलब जो टिप्स है वोटर्स रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ। जी, बिल्कुल। एक बार शुभेंदु जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक और फैक्टर, दलित फैक्टर पे बात करूंगा। मेरा प्रश्न भी बता दीजिए कि 7 लोग जब रिजाइन किए, विधायक जो उनके रनिंग स्टैंडिंग विधायक थे, उसका क्या इफेक्ट आया था आपके पास? उनको तो सीटें नहीं मिली थी, शायद आपको ये पता होगा। अब उसका आप जानबूझ के क्या इसको इवैल्यूएट किया था, वो पूछ रहे हैं, आपने इवैल्यूएशन किया था इसका? सर 8 लोगों ने रिजाइन किया था। देखिए, इसका जो शुभेंदु जी को बता दीजिए, थोड़ा खुश हो लें, 2 दिन इसी टाइप के सवाल पूछ के थोड़ा सा नहीं, उनके सवाल वाजिब है, उसका जवाब हम जरूर दे रहे हैं। अवस्थी जी दे रहे हैं उसका जवाब। 8 लोगों ने अवस्थी का क्वेश्चन तो अवस्थी देंगे ही। 8 लोगों ने जो रिजाइन किया था, वो 8 लोगों का इंपैक्ट बहुत अधिक मात्रा में इतना पड़ गया हो कि वोटर्स टर्न अराउंड बदल जाए या प्रतिशत कोई ऐसा बदल जाए जिसको हम ग्रास्प कर लें, इतना नहीं था। ये 8 विधायक वो थे जिनको टिकट नहीं मिला था, इसीलिए जनता इतना समझ गई थी, और 8 एक साथ जाने का भी कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। मैंने दलित की जो बात की, दलित वोटों की बात की, 17% दलित वोटर काफी जो सीटें हैं उस पर प्रभाव डालते हैं। 12 सीटें लगभग हैं जिसको ये दलित वोटर प्रभाव करता है। खास बात यह भी है कि 2013 में आपने 12 में से 9 सीटें जीती थी, 2015 में 12 की 12 सीटें आप जीती, 2020 में भी 12 की 12 सीटें आप जीती। इसलिए ये सीटें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि बवाना की सीट है, सुल्तानपुर माजरा की सीट है, इसी तरह की बहुत सारी जो सीटें हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ यश के इन दलित सीटों पर किस तरह से जो है वो रुझान बदला है या उनका वोटिंग पैटर्न बदला है या नहीं बदला? जी, तो जो आपने दलित की बात करी और जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, सबसे पहले तो ये था कि शायद कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो बढ़ रहा था ये और बढ़ता। ये वोट प्रतिशत कांग्रेस, मतलब ये एक ऐसी पार्टी है, ये एक ऐसे चुनाव के रूप में देखा जाएगा कि इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग कांग्रेस की नहीं थी अगर हम कंपेयर करें अन्य पॉलिटिकल पार्टी से। लेकिन एक भाषण, हम लोग जो बहुत से पैरामीटर्स और वेरिएबल फैक्टर्स मापते हैं, उसमें से एक फैक्टर जो बहुत उभर के सामने आया था
राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था जिसमें शायद उन्होंने कहा था कि 1990 के बाद से एक दशक में कांग्रेस ने दलितों का उतना ध्यान नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। तो ये इंपैक्ट इतना ज्यादा गंभीर हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इससे राहुल जी की व्यक्तिगत फेस वैल्यू ज्यादा बढ़ी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतना नुकसान हुआ कि दलित वोट बैंक जो सोच रहा था कि नहीं हमको जो है कांग्रेस को वोट देना है, वो वहां से छिटक गया और वो जो है डाइवर्ट हो गया बीजेपी में और आम आदमी पार्टी। क्या आपने इसका कैलकुलेशन किया है कि कांग्रेस का रिवाइवल कितने दिनों में दिल्ली में हो सकता है? जी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल? अगर ऐसे मतलब भाषणों में एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने भूतकाल की कमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है, गिनाते हैं, फिर चाहे आप उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, उससे लोग जो हैं प्रभावित नहीं होते हैं, दुष्प्रभावित ही होते हैं। और मैंने जो हम लोगों ने जो डेटा दिया आपको 16 जनवरी और 24 जनवरी का, उसमें कांग्रेस की 0 to 1 सीट्स आ रही थी दोनों में। जब ये भाषण हुआ तो वो 0 से वो प्रॉपर 0 दिखाने लगा सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये था कि इस भाषण का इतना, इस स्टेटमेंट का इतना प्रभाव था कि शायद दलित वोट बैंक ने सोचा कि हमारा वोट देना कांग्रेस को राष्ट्रपति को लेकर बयान आया था। जी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और है। एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए क्यों ऐसा काम करते हैं? कांग्रेस का वोट शेयर को लेकर मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का वोट शेयर 4% था, किसी भी वो 12% तक, अगर 10 से 12% तक भी जाता हुआ दिख रहा है, अगर मैं एग्जिट पोल को सची कांग्रेस का वोट परसेंट 22 था भाई, 4 पे आ गया। मैं 2020 की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो 4 पे आ गया, वो बताओ ना माइनस में। तो मैं इसमें 2-3 चीज खाली मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा काफी आगे चली जा रही है, जो शुरुआत में ही मैं रखना चाह रहा था कि अगर 4 से 8 के आसपास भी जाता है, 12 तक भी, 12 तो काफी बड़ी संख्या है, 12 जाने के बाद फिर आम आदमी पार्टी की जो है कि संख्या जो है कि वो बड़ी प्रभावित होगी और बीजेपी को बड़ी लाभ की स्थिति होगी। तो हमें लग रहा है कि जो सीटों की संख्या दिखा रहे हैं और जो वोट प्रतिशत है, इसमें थोड़े से हमें लग रहा है इस पॉइंट पे तालमेल की थोड़ी हमें कमी नजर आ रही है इस जगह पे, क्योंकि 8 के बाद जैसे 8, 9, 10% को कांग्रेस छुएगी तो ये चुनाव परिणाम बड़े तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। ये इस चीज को कांग्रेस का बड़ा अजीब इसमें स्थिति है। ये स्थिति मैंने जो है ना नोटबंदी की तरफ देखी थी। जब नोटबंदी हुई देश में तो लोगों ने देखा कि अच्छा मेरे पास ये जो नोट हैं, अगर उनके पास ब्लैक का पैसा था तो उन्होंने देखा कि अच्छा मेरा तो ये नुकसान हुआ है, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसको देख के खुश हो रहे थे। तो कांग्रेस की स्थिति भी वैसी है कि चलो मेरा तो जो है उसका नुकसान हो गया है आम आदमी पार्टी का, इसलिए 2024 में तो यही हो सर, बीजेपी जीत गई लेकिन सीटें कम हो गई तो खुश थे। 99 सीटें रही। एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, दलित वोटों की जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दलित वोटों में आप देखिए कि 2008 में मायावती बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन वो एक तरह से 14% वोट शेयर था और 2 उनके विधायक जीते थे। 2013 में जब आम आदमी पार्टी आती तो उनका वोट शेयर घट के 5% हो जाता है और 2020 में बहुजन समाज पार्टी 0.7% होती है। तो मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सदन में अंबेडकर को लेकर जो टिप्पणी दी थी, क्या वो भी कुछ रिफ्लेक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? यस जी, क्योंकि उसके बाद से बड़ी दलित वोटों में नाराजगी थी। आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन साथ में मेरा एक और फैक्टर है, वो है महिला फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट था इन चुनावों में, उस पर बात करेंगे। महिला वोटर्स किधर गए? महिला वोटर्स किधर गए? जी, तो महिला वोटर्स का झुकाव जो है, एक हम लोगों ने ये भी फैक्टर इवेल्युएट किया था अपने अनेकों में से कि आतिशी जी जब सीएम कैंडिडेट बनी तो वो एक महिला चेहरे के रूप में सीएम के रूप में उभरी, तो क्या उसका प्रभाव महिला की सीट पर पड़ेगा? तो महिलाओं का तो ऐसा है कि आतिशी जी की सीट पर महिलाओं ने जो है वो जो वोट बैंक गया है आम आदमी पार्टी का, वो कांग्रेस का गया है। तो जो कांग्रेस का जो प्रियंका गांधी जी हैं जो महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की बात करती थी, तो कुछ वोट बैंक नारी का कांग्रेस के पास गया था जो डिसाइसिव नहीं हो पाता था। तो जितना भी गया था वो वहां से शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी को चला गया, जब हम वुमेन फैक्टर की बात करते हैं। और उनकी सीट पे तो गया ही गया। साइमल्टेनियसली जब आप ऑल ओवर बात करते हैं तो उनके मतलब वुमेन का जो झुकाव है वो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे, तो उसको प्रभावित होकर बीजेपी ने कहा अच्छा अब इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा अब हम तो 2500 देंगे। तो इसपे जब पैसा बढ़ा तो बीजेपी की तरफ जान हुआ या नहीं? रेवड़ी में ज्यादा दम? एक्चुअली 70% जनता ऑन एन एवरेज रेवड़ियों को समान ही मान रही थी, फ्रीबीज को समान ही मान रही थी। और अगर आप सर्वे के आधार पे भी इसको कंपेयर करें, अगर किसी भी सड़क पे जाते हुए व्यक्ति जो वोटर हो उनसे पूछें कि इस बार फ्रीबीज आपको जो रेवड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं किसकी पसंद आएंगी, तो उनका ये मानना था कि सभी तो दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी ऐसा दे रही है जो दूसरी पार्टी नहीं दे रही है। तो फ्रीबीज का इंपैक्ट इक्विवेलेंट था, ऐसा नहीं हुआ कि फ्रीबीज के कारण कोई ये बड़ा फैक्टर बन सकता है।